मैं सिर्फ एक साधारण सा मास्टर था। लेकिन उस दिन जब मैंने अपने चेले को सड़ी हुई रद्दी गोली खिलाई तो पूरी दुनिया हिल गई। पूरे सेक्ट को लगा कि मैं उसे सीधे जहर देकर मारना चाहता हूं, लेकिन तभी मेरे सिस्टम ने 10,000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर कर दिया और मुझे सीधे इनाम में डीमन गॉड ओरिजिन की एक बूंद मिल गई। उधर मेरा वो चेला उस सड़ी हुई गोली को खाकर मरा नहीं, बल्कि उसने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी को जगा लिया, जो इतिहास में आज तक किसी के पास नहीं थी। वो घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा। रो रो कर जमीन पर सिर पटकते हुए मुझे शुक्रिया कहने लगा। उसने कसम खाई कि वो मेरे लिए आग में कूद जाएगा और 1000 बार मरने को भी तैयार है। लेकिन सच कहूं, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में एक कचरा गोली ही थी और मैं तो बस अपने सिस्टम का फायदा उठा रहा था। उस वक्त उस बड़े से हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि मेरा दम घुट रहा था। हॉल के दोनों तरफ 12 बुढ़े बैठे थे। ये चिंग्युन सेक्ट के सारे खूंखार एल्डर्स थे। हर किसी के अंदर से खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी उबल रही थी और उनकी नजरें छुरियों की तरह सीधे मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं। मेरा नाम है लू चंगे। मेरे शरीर पर जो नीले रंग का चोगा था वो धुल धुल कर लगभग सफेद हो चुका था। दिखने में तो मैं काफी हैंडसम लगता था, लेकिन अफसोस, इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ शक्ल से पेट नहीं भरता। यहां तक कि एक घटिया कल्टीवेटर भी मुझे घास नहीं डालता था, क्योंकि मेरे पास 0 कल्टीवेशन बेस था। हाँ, यही वो मोमेंट था जब मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बिना किसी परवाह के एक बड़ी सी जम्हाई ली। मैंने आसपास के उस खौफनाक दबाव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जो किसी आम इंसान को पीसकर पाउडर बना सकता था। जूनियर भाई, तुम आखिर कब तक इस जिद पर अड़े रहोगे? तभी मेन सीट पर बैठे चिंग्युन सेक्ट के मास्टर जाओ वूजी ने मुंह खोला। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो किसी बम की तरह गूंजी, जिससे पूरे हॉल का डिफेंस फॉर्मेशन चमक उठा। वो बहुत ऊंचाई पर बैठा था और मुझे देखने वाली उसकी नजरों में छिपा लालच और नफरत साफ झलक रही थी। तुम पिछले 10 सालों से गुयोंग पीक को संभाल रहे हो, लेकिन तुमने किया क्या? तुम्हारा कल्टीवेशन जहां था वहीं अटका है। आज भी तुम एक मामूली इंसान हो। हमारा चिंग्युन सेक्ट किसी निकम्मे को नहीं पालता। और तो और, उसने बात को घुमाते हुए आखिरकार अपने असली दांत दिखा दिए। गुयोंग पीक ने पिछले 10 सालों में एक भी चेला भर्ती नहीं किया है। हमारे नियमों के अनुसार जिस पीक की कोई विरासत नहीं बचती, उसे वापस ले लिया जाता है। अपनी पीक मास्टर का टोकन सौंप दो और चिंग्युन सेक्ट से दफा हो जाओ। हम एक ही सेक्ट के हैं। सिर्फ इसी नाते मैं तुम्हें आम दुनिया में किसी अमीर आदमी की तरह शांति से अपनी जिंदगी गुजारने की मोहलत दे रहा हूं। उसकी बात खत्म होते ही आसपास के सारे एल्डर्स ने ठंडी हंसी हंसना शुरू कर दिया। अभी तक घुटनों के बल बैठकर सेक्ट मास्टर को शुक्रिया क्यों नहीं कह रहे? इतनी अच्छी जगह घेर कर बैठे हो और करते कुछ नहीं। गुयोंग पीक की वो शानदार स्पिरिचुअल नसों वाली जमीन तुम्हारे जैसे आम इंसान के पास होना सिर्फ एक बर्बादी है। जल्दी टोकन निकालो, इससे पहले कि हमें हाथ उठाना पड़े। मैं उनकी ये सब बातें सुन रहा था, लेकिन मेरी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थीं। अंदर ही अंदर मैं उन्हें गालियां दे रहा था। मुझे इस मनहूस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। दूसरे लोग ट्रांसमिग्रेट होते हैं तो उनके पास दुनिया भर के चीट कोड होते हैं, और मैं शुरुआत ही एक बर्बाद हो चुके पीक मास्टर के तौर पर हुई। न कोई टैलेंट, न कोई सिस्टम, एकदम शुद्ध पनौती। गुयोंग पीक में कोई चेला क्यों नहीं है? बकवास बात है। मुझे टोकन सौंपने को कह रहे हो? मेरे होठों पर एक अजीब सी तिरछी मुस्कान आ गई। सेक्ट मास्टर जाओ, नियम कहता है कि मेरे गुयोंग पीक में कोई चेला नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आज ही कोई चेला भर्ती कर लूं? मेरी बात सुनकर जाओ वूजी को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके गोल्डन कोर स्टेज की भयानक शक्ति बिना किसी रोक टोक के फट पड़ी। हॉल की जमीन की टाइल्स चटकने लगीं। सिर्फ तुम्हारे दम पर? तुम तो हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी खींचना तक नहीं जानते। तुम जैसे निचले स्तर के इंसान के पास कौन आएगा? उसकी हंसी अचानक रुकी और उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। ठीक है, आज ही सेक्ट का हर 3 साल में होने वाला शिष्य भर्ती समारोह है। बाहर टैलेंटेड बच्चों की लाइन लगी है। मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अगर आज तुमने एक भी चेला ढूंढ लिया तो मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए, उसकी आंखों में मौत का फरमान साफ दिख रहा था, तो मुझे दोष मत देना। मैं सेक्ट के नियमों के मुताबिक तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही हॉल के भारी दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुल गए। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आई। बाहर के चौक में सैकड़ों नौजवान खड़े थे जिन्होंने अभी अभी अपना टेस्ट पास किया था। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो हॉल के अंदर बैठे एल्डर्स को घूर रहे थे। साफ था कि वो सब बहुत बेहतरीन टैलेंट वाले बच्चे थे। जाओ पीक मास्टर लू, शुरू करो अपना तमाशा। जाओ वूजी ने हाथ हिलाते हुए
अपनी कुर्सी पर पीठ टिका ली। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो एक ड्रामा देखने के लिए तैयार है। सारे एल्डर्स ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। वो सब मेरी बेइज्जती देखने के इंतजार में थे। एक आम इंसान चेला बनाएगा, अपनी ही बेइज्जती करवाने चला है। मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही आराम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। और तभी जैसे ही मेरा एक पैर दरवाजे के बाहर पड़ा, मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। वो आवाज किसी जन्नत के संगीत जैसी थी। डिंग। होस्ट को जिंदगी और मौत के संकट में पाया गया। एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हुई। 10,000 टाइम्स रिटर्न सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। इसके नियम बहुत ही सिंपल थे। चेला बनाओ, उसे कुछ भी दो और बदले में तुम्हें रैंडम क्रिटिकल रिटर्न मिलेगा, कम से कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 10,000 गुना। लेकिन एक शर्त थी, चेला ऐसा होना चाहिए जिसकी किस्मत हद से ज्यादा खराब हो। एकदम बर्बाद हो चुका इंसान। मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10 साल, पूरे 10 साल। आखिरकार मेरा चीट कोड आ ही गया। मामूली चीजें दो और बदले में भगवानों वाली चीजें पाओ, और वो भी सिर्फ बर्बाद लोगों को चेला बनाकर। ये तो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया था। मैंने अपनी खुशी को किसी तरह दबाया। मेरी नजरें किसी सर्चलाइट की तरह बाहर चौक पर खड़े उन सैकड़ों टैलेंटेड बच्चों पर घूमने लगीं। ये सारे बच्चे अब मेरी नजरों में किसी कचरे से कम नहीं थे। टैलेंट बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, दफा हो जाओ। तभी मेरी नजर चौक के सबसे कोने में खड़े एक लड़के पर जाकर रुक गई। वो लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा एकदम पीला पड़ा था। उसके नाभि के पास एक बहुत ही भयानक घाव था। साफ दिख रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल जड़ें किसी ने जिंदा ही नोच ली थीं। आसपास के लोग अपनी नाक बंद करके उससे दूर भाग रहे थे। क्या ये तियानफिंग सिटी का वो जीनियस ये चेन नहीं है? अरे काहे का जीनियस? कुछ दिन पहले उसकी सबसे बेहतरीन लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट पर ज्यूक्सियो होली लैंड के गॉडसन की नजर पड़ गई थी। उसने सीधे अपने लोग भेजकर इसे उखड़वा लिया। और उसकी वो मंगेतर, जैसे ही उसने देखा कि ये बर्बाद हो चुका है, वो तुरंत जाकर उसी गॉडसन के पैरों में गिर पड़ी। उसी ने तो इसके हाथ पैर तोड़ने का हुक्म दिया था। ये इतना बर्बाद इंसान यहाँ क्या कर रहा है? इसे जो भी अपना चेला बनाएगा, क्या वो सीधे ज्यूक्सियो होली लैंड से दुश्मनी नहीं मोल ले लेगा? आसपास के लोगों के ये ताने सुनकर ये चेन ने अपने दांत किटकिटाए। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और उसके नाखून उसकी ही हथेलियों का मांस चीर रहे थे। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी दुश्मनी अभी भी बाकी थी और ये बेइज्जती उसके सीने को चीर रही थी। लेकिन अब तो वो एक आम इंसान से भी बदतर हो चुका था। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वो अपनी जान देने ही वाला था, तभी उसके सामने आकर मेरे कदम रुक गए। पूरे चौक की हंसी एकदम से शांत हो गई। हॉल के अंदर बैठे जाओ वूजी और बाकी एल्डर्स भी सन्न रह गए। ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है? मैंने नीचे उस कांपते हुए ये चेन की तरफ देखा। मैंने कोई फालतू बात नहीं की। मेरी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खौफ था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। तुम्हारी स्पिरिचुअल जड़ें छीन ली गईं। तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें धोखा दिया। पूरी दुनिया तुम्हें नीची नजर से देखती है। ये छन ने झटके से अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगा। मेरे होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम ज्यूक्सियो होली लैंड को तबाह करके उस गॉडसन से बदला लेना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पैरों में गिरकर कांपें? बूम! ये 2 लाइनें ये चन के दिल पर किसी बिजली की तरह गिरी। मैं चाहता हूं, मैं हर रात यही सपना देखता हूं। उसकी आवाज किसी जंगली जानवर की तरह भारी और दर्दनाक हो गई थी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। बहुत अच्छे। मैंने अपना हाथ वापस खींचा और पीठ के पीछे बांध लिया। आज से तुम मेरे गोयोंग पीक के सबसे बड़े चेले हो। मेरे पीछे आओ। 3 सेकंड तक पूरे चौक पर श्मशान जैसी शांति छाई रही और फिर पूरे चौक और उस हॉल में ऐसा ठहाका गूंजा जैसे छत ही उड़ जाएगी। हा 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 हा! कितनी मजाकिया बात है। एक आम इंसान पीक मास्टर ने एक टूटे हुए डेंटियन वाले कचरे को अपना चेला बना लिया। एकदम परफेक्ट जोड़ी। 10,000 सालों में ऐसी जोड़ी नहीं मिली होगी। हा हा हा! मेन सीट पर बैठा जाओ वूजी हंसते हंसते लाल हो गया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार था। ठीक है लू चंगे, मान गए तुम्हारी चालाकी को। चूंकि तुमने चेला बना लिया है, इसलिए आज तुम्हारी जान बख्श दी जाती है। लेकिन 3 महीने बाद होने वाले सेक्ट टूर्नामेंट में अगर तुम्हारा गुयोंग पीक सबसे नीचे रहा तो मैं सिर्फ तुम्हारी जमीन ही नहीं छीनूंगा, बल्कि तुम दोनों गुरु चेले को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैंने पलटकर उसे देखा तक नहीं। मैंने सिर्फ अपना हाथ हिलाया
और उस लड़खड़ाते हुए येचन को लेकर चौक से बाहर निकल गया। चले मेरे पीछे पीछे आ। इन कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दे। आधे घंटे बाद गोयोंग पीक की हालत किसी जंगली कुत्ते द्वारा खोदी गई कब्र जैसी थी। येचन एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने घुटनों के बल बैठा था और मुझे हाथ बांधे खड़ा देख रहा था। उसके दिल में इस वक्त एहसान और निराशा दोनों थे। भले ही उसका गुरु एक आम इंसान था, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसी ने उसे सिर छुपाने की जगह दी थी। मास्टर, मेरा डेंटियन टूट चुका है। मैं इस पूरी जिंदगी के लिए एक बेकार इंसान बन चुका हूं। मैंने आपको शर्मिंदा किया है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। मैंने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं अपनी जेब में काफी देर तक कुछ टटोलता रहा। फिर मैंने एक काले रंग की बेहद अजीब सी महक वाली गोली निकाली। ये वही वेस्ट पिल थी जो मैंने कुछ साल पहले पहाड़ के नीचे से उठाई थी, जिसे किसी ने कचरे में फेंक दिया था। मैंने वो कचरे से भरी सबसे घटिया दर्जे की मैरो क्लेंजिंग पिल उसे पकड़ा दी। चेले, इसे खा ले। मेरे हाथ से उस काली और बदबूदार गोली को देखकर ये चंद सन्न रह गया। ये क्या ये मैरो क्लेंजिंग पिल है? वो सोच रहा था कि चाहे कितनी भी घटिया गोली हो, वो बकरी की मेंगनी जैसी तो नहीं दिख सकती। और ये बदबू, ये साफ साफ एक ऐसी गोली थी जो बनाते समय खराब हो गई थी और सालों से सड़ रही थी। कोई आम इंसान इसे खा ले तो उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन ये चंद ने सिर उठाकर मेरी शांत और गहरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा रहस्य था। उसने जोर से अपने दांत भींचे और उसकी आंखों में एक जुनून आ गया। मैं ये चंद पहले ही एक बेकार इंसान हूं। पूरी दुनिया मुझे मनहूस मानती है। सिर्फ मास्टर ने ही मुझे पनाह दी है। मेरी ये जिंदगी मेरे मास्टर की दी हुई है। एक सड़ी हुई गोली तो क्या, अगर ये हलाहल जहर भी होता तो मैं ये चंद बिना एक पल सोचे इसे पी जाता। गोली देने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। उसने जमीन पर जोर से सिर पटका और पूरे सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने उस काली सड़ी हुई गोली को लिया और एक झटके में निकल गया। गल्प। वो गोली उसके पेट में जाते ही एक गंदी और गर्म कीचड़ में बदल गई और उसकी टूटी हुई नसों में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उस गोली से उसे ठीक होने का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसके टूटे हुए डेंटियन में सुई चुभने जैसा भयानक दर्द होने लगा। उसने दर्द से एक हल्की सी आवाज निकाली और अपने होठों को जोर से काट लिया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसी सेकंड जब उसने वो गोली निगली, मेरे दिमाग में सिस्टम की वो ठंडी और सुरीली आवाज बम की तरह फट पड़ी। डिंग। होस्ट ने अपने बड़े चेले येचन को एक सड़ी हुई गोली दी है। बधाई हो, आपने सिस्टम का सबसे बड़ा 10,000 टाइम्स क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग। 10,000 गुना रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को सुप्रीम डिवाइन आइटम प्राप्त हुआ है, ड्रॉप ऑफ केओस डीमन गॉड ओरिजिन। बूम। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, मुझे लगा जैसे मेरे सिस्टम स्पेस के अंदर एक ऐसा खौफनाक तूफान आ गया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केओस डीमन गॉड ओरिजिन, ये वो ताकत थी जो ब्रह्मांड के बनने से भी पहले पैदा हुई थी। इसमें तबाही और जीवन के सबसे बड़े नियम छिपे थे। अगर कोई आम इंसान इसकी एक बूंद को भी अपने अंदर संभाले तो उसका पूरा शरीर भगवान की तरह बन जाएगा। मेरी सांसें अटक गईं, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। 10,000 गुना रिटर्न, पहली ही बार में सबसे बड़ा जैकपॉट। एक ऐसी सड़ी हुई गोली जिसे कुत्ते भी न सूंघें। उसने मुझे वो चीज दे दी जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हो सकती है। निकालो इसे, अभी के अभी मेरे शरीर में डालो, टिमे ने अपने मन में चीखते हुए कहा। और फिर एक झटके में एक गहरे सुनहरे रंग की एनर्जी जो किसी ब्लैक होल जैसी गहरी थी, सीधा मेरे माथे में घुस गई। मुझे लगा था कि बहुत दर्द होगा, लेकिन सिस्टम का तरीका बहुत ही शांत और ताकतवर था। जैसे ही वो दानव भगवान की ताकत मेरे शरीर में गई, मेरा वो आम इंसान वाला शरीर जो 10 साल से रत्ती भर नहीं बदला था, किसी कागज की तरह फटकर दोबारा नया बनने लगा। मेरे शरीर के अंदर से बादलों के गरजने जैसी आवाजें आने लगीं। मेरा खून किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दौड़ रहा था। मॉर्टल रेल्म टूट गया। की कंडेंसेशन टूट गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल मक्खन की तरह पार। और पलक झपकते ही मैं पीक पर पहुंच गया। सिर्फ एक सांस लेने के समय में मेरे डेंटियन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह लिक्विड बनकर जमने लगी और वहां एक गहरे सुनहरे रंग का गोल्डन कोर बन गया जिस पर ब्रह्मांड के नियम लिखे हुए थे। गोल्डन कोर अर्ली स्टेज, गोल्डन कोर मिडिल स्टेज, गोल्डन कोर लेट स्टेज, गोल्डन कोर पीक। सिर्फ कुछ सेकंड्स में मैं एक मामूली इंसान से रॉकेट की स्पीड में उड़कर गोल्डन कोर पीक पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, मेरा गोल्डन कोर कोई मामूली नहीं था। ये वो लेजेंडरी केओस गोल्डन कोर था जिसके सामने दुनिया का कोई जादू काम नहीं करता
और जो अपने लेवल में हमेशा अजेय रहता है। इस वक्त हालांकि बाहर से मैं अभी भी वही आम इंसान लग रहा था जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सिर्फ एक मुक्के से पूरे पहाड़ को चूर चूर कर सकता था। मजा आ गया। ये होता है ट्रांसमिग्रेटर का असली मजा। मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए जब मैं अपने चेले के जरिए सिर्फ लेटे लेटे फायदे लूट सकता हूं। और तभी मेरे पैरों के पास से दर्द भरी चीख की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो ये चंद जमीन पर सिकुड़ा पड़ा था। उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था। उस सड़ी हुई गोली का जहर अपना असर दिखा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बस अब मरने ही वाला है। ये चेला सब कुछ सह लेता है, बस इसका शरीर बहुत कमजोर है। मैंने एक गहरी सांस ली। अरे भाई, ये तो मेरी फायदे की मशीन है। इसे मैं पहले ही दिन कैसे मरने दे सकता हूं? मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी हथेली में डीमन गॉड ओरिजिन की एक बहुत ही मामूली सी बची खुची ताकत इकट्ठा हुई और मैंने अपना हाथ ये चन के माथे पर रख दिया। चेले, अपनी सांसें रोककर ध्यान लगाओ। तुम्हारा मास्टर तुम्हें नया जीवन दे रहा है। बूम! जैसे ही मेरा हाथ उसके माथे पर पड़ा, वो हल्की सी दानवी ताकत किसी खूंखार प्राचीन ड्रैगन की तरह ये चन के शरीर में घुस गई। उस ताकत के सामने वो सड़ी हुई गोली का जहर तो क्या टिकता। वो पल भर में कुचलकर राख हो गया और फिर चमत्कार हुआ। ये चन का वो डेंटियन जहां से उसकी जड़ें उखाड़ ली गई थीं, वो उस दानवी ताकत से जादू की तरह दोबारा उगने लगा। यहां तक कि उसकी ताकत भी उस सुनहरी रोशनी में निखरने लगी। गुयोंग पीक के ऊपर आसमान का रंग बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने समय के दानव भगवान वहां गरज रहे हों। सोने के झरने जैसी एनर्जी आसमान से गिरकर पागलों की तरह ये चन के शरीर में घुसने लगी। ये क्या है? ये चन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से दो सुनहरी किरणें सीधे आसमान की तरफ निकली। उसने महसूस किया कि उसका टूटा हुआ डेंटियन सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी पहले वाली लाइटनिंग रूटर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया था। उसके शरीर के हर कोने में एक ऐसी ताकत भर गई थी कि उसे लग रहा था जैसे वो एक मुक्के में आसमान फाड़ देगा। उसके दिमाग में अपने आप 4 शब्द चमकने लगे। एंशंट डेजोलेट होली बॉडी, समवन सवन तोन बोंडे नोपियट होनोन हेनबी। लेजेंड्स कहते हैं कि जब ये बॉडी अपनी पूरी ताकत पर आती है तो इंसान अपने नंगे हाथों से अमर देवताओं को भी फाड़ सकता है और पूरे ब्रह्मांड को पैदल नाप सकता है। और ये बॉडी मुझ जैसे एक बर्बाद हो चुके इंसान के अंदर जाग गई है। यचन पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो पागलों की तरह मुझे देख रहा था। मैं अभी भी हाथ पीछे बांधे बड़ी शांति से खड़ा था। उसके दिमाग में तो जैसे सुनामी आ गई थी। कौन सी सड़ी हुई गोली? कौन सा आम इंसान मास्टर? ये सब झूठ था। मास्टर ने मुझे जानबूझकर एक ऐसी जादुई गोली दी जो सड़ी हुई दिखती थी, और उस गोली ने मेरा डेंटियन ही वापस नहीं लाया, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडी मुझे दे दी। ये ताकत, इसके सामने तो शिंगयुन सेक्ट का मास्टर क्या, जुक्सियो होली लैंड का मास्टर भी घुटनों के बल बैठकर मास्टर को अपना दादा मानेगा। मेरे मास्टर तो सच में इस दुनिया में रूप बदलकर खेल रहे कोई अमर भगवान हैं। और वो जो एल्डर्स और सेक्ट मास्टर को कमजोर समझकर हंस रहे थे, वो सब तो अंधे कुएं के मेंढक हैं। मुझे नया जीवन देने के लिए शुक्रिया मास्टर। ये चन इस जन्म में आपके लिए 1000 बार मरने को तैयार है। ये चन खुशी और जोश से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने बिना हिचकिचाए जमीन पर 3 बार अपना सिर जोर से पटका। उसकी नई ताकत की वजह से जमीन की टाइल्स में भी गड्ढे हो गए। मैं उस जोश से भरे चेले को देख रहा था जो अपने दिमाग में ही मेरे बारे में दुनिया भर की ख्याली पुलाव पका रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन बाहर से मैंने खुद को ऐसा दिखाया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा भगवान हूं। मैं वापस जाकर अपनी उस पुरानी कुर्सी पर लेट गया। मैंने पास ही रखी ठंडी और घटिया चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और एकदम हल्के स्वर में बोला, ये तो बस एक नॉर्मल बात है, सिर्फ एक होली बॉडी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। और तभी पहाड़ के दरवाजे के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। सेक्ट मास्टर के भेजे हुए लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एक अधिकारी ने लात मारकर हमारा दरवाजा तोड़ दिया। बूम! वो टूटा फूटा दरवाजा एक झटके में लकड़ी के बुरादे में बदल गया। धूल और मिट्टी के बीच से 3 घमंडी लोग मेरे अहाते में घुसे। उनका लीडर था लॉ एनफोर्समेंट हॉल का अधिकारी वंग मंग। उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का था और वो बाहरी शिष्यों के बीच सीना तानकर चलता था। लू चंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं यहां इस बात का हुक्म तामील करने आया हूं कि इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दिए जाए और इसे जुक्सियाओ होली लैंड के हवाले कर दिया जाए। और जहां तक तुम्हारी बात है, ए पीक मास्टर, वंग मंग ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसकी नोक सीधा मेरी नाक के सामने तान दी। उसकी आवाज में जहर भरा था। चुपचाप अपने हाथ पीछे बांध लो
और मेरे साथ सजा भुगतने के लिए जिंग फाटैंग चलो, वरना यहीं काट डालूंगा। तर उसके पीछे खड़े दोनों चेलों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं और कमीनी हंसी हंसने लगे। उनकी नजरों में गुयोंग पीक पर एक मास्टर था जिसकी कोई औकात नहीं थी, और एक चेला था जो पूरी तरह से कचरा था। उनके लिए यह काम तो मुफ्त औकात नहीं थी, और एक चेला था जो पूरी तरह से कचरा था। उनके लिए यह काम तो मुफ्त में क्रेडिट लूटने जैसा था। लेकिन इस जानलेवा माहौल के बीच भी मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। मैं बस अपने हाथ में पकड़े उस घटिया चाय के कप को देख रहा था जिस पर अब धूल की एक परत जम चुकी थी। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मेरी चाय गंदी हो गई। मैंने बहुत ही ठंडे स्वर में चंद शब्द कहे। तुझे अभी भी अपनी सड़ी हुई चाय की पड़ी है? एहसान फरामोश कुत्ता। वंग मंग गुस्से से पागल हो गया। उसके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का दबाव एकदम से फट पड़ा। उसने कोई फालतू बात नहीं की। वो सीधे हवा में उछला और उसकी लंबी तलवार एक चमकते हुए बिजली के चाबुक में बदल गई, जो बिना किसी रहम के सीधे मेरे सिर को 2 टुकड़ों में चीरने के लिए नीचे आ रही थी। वो सच में मुझ पर सीधे वार करना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पर हाथ उठाने की? उसी पल जब तलवार मेरे सिर से बस कुछ ही इंच दूर थी, पूरे अहाते में एक खूंखार जानवर जैसी दहाड़ गूंज उठी। जो ये चेन अभी तक मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं। वो किसी भी कीमत पर उस शख्स को खरोंच तक नहीं आने दे सकता था जिसने उसे नया जीवन दिया था। ये झंझटके से अपनी जगह से उठा। कोई फालतू का जादुई मूव नहीं, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं। उसने सिर्फ अपने एंशंट डेजोलेट होली बॉडी की उस नई ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को इतनी जोर से धक्का दिया, ग्रैक! कठोर नीले पत्थरों वाली जमीन तुरंत मकड़ी के जाले की तरह दरक गई और वहां आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस खौफनाक उछाल की वजह से उसका शरीर किसी तोप के गोले की तरह हवा में शूट हुआ और वो सीधा उस तलवार के सामने आ खड़ा हुआ जो आसमान से गिर रही थी। मौत को बुलावा दे रहा है। वंग मंग की आंखों में सिर्फ क्रूरता थी। एक ऐसा लड़का जिसका डेंटियन बर्बाद हो चुका था, वो अपने नंगे हाथों से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की तलवार रोकने चला था। ये तो सीधे सीधे खुदकुशी थी। लेकिन अगले ही सेकंड ये छन ने अपनी उंगलियों को मोड़कर एक मुक्का बनाया। उस मुक्के पर एक गहरा सुनहरा प्रकाश चमक रहा था और उसने वो मुक्का सीधा उस लंबी तलवार की धार पर दे मारा। क्लैंग! ग्रैक! एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दांतों को खट्टा कर दिया, और फिर वंग मंग और उसके दोनों चेलों की फटी हुई आंखों के सामने वो येलो रैंक मीडियम ग्रेड की 100 बार तपी हुई मजबूत तलवार किसी बर्फ के टुकड़े की तरह हवा में चूर चूर हो गई। क्या? वंग मंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। नंगे हाथों से जादुई हथियार तोड़ दिया? क्या ये वही इंसान नहीं है जिसका डेंटियन बर्बाद हो गया था? इसके शरीर में इतनी खौफनाक ताकत कहां से आ गई? हरामजादे, नीचे गिर! ये छन ने दहाड़ते हुए कहा। उस मुक्के का मोमेंटम तलवार तोड़ने के बाद भी नहीं रुका। वो हवा को फाड़ता हुआ एक भयानक सोनिक बूम के साथ सीधा वंग मंग की छाती पर जा लगा। बूम! वंग मंग का पूरा शरीर जोर से कांपा। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वो कटी हुई पतंग की तरह हवा में उल्टा उड़ता हुआ सीधा अहाते की दीवार को तोड़ता हुआ मलबे में जा गिरा। सन्नाटा! पूरे अहाते में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन दोनों चेलों के जबड़े जमीन पर लटक गए थे। उनके पैर किसी छलनी की तरह पागलों की तरह कांप रहे थे। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का वंग अधिकारी एक कचरे के सिर्फ एक मुक्के से हार गया। ये इंसान कहां से कमजोर था? ये तो इंसानी रूप में एक खूंखार डायनासोर था। खांसी! मलबे के बीच से वंग मंग लड़खड़ाते हुए उठा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पूरी छाती अंदर की तरफ धंस चुकी थी। उसकी आंखों में अब खौफ और भयानक नफरत भरी हुई थी। तूने मेरी जादुई तलवार तोड़ दी, मेरी नींव को नुकसान पहुंचाया। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं पूरे गुयोंग पीक को खत्म कर दूंगा। वंग मंग पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने जबरदस्ती अपनी जान की बांजी लगाते हुए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपने मुंह से असली खून का एक घूंट थूका और उसे एक काले रंग के जादुई कागज पर मार दिया। सेकंड टियर पीक किलिंग अरे टैलिस्मैन, ब्लड थंडर डिसेंट। जा और इन्हें भस्म कर दे। बूम! वो कागज बिना हवा के खुद ब खुद जल उठा। पलक झपकते ही गुयोंग पीक के आसमान पर खून जैसे लाल रंग के बादलों का एक भयानक तूफान इकट्ठा हो गया। दुनिया को खत्म कर देने वाला एक खौफनाक दबाव नीचे गिरा और उसने सीधे ये चेन को लॉक कर लिया। भले ही ये चेन ने एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी जगा लिया था, लेकिन उसका डेंटियन अभी अभी बना था। दोनों के लेवल में अभी भी जमीन आसमान का फर्क था। इस दुनिया को मिटा देने वाली खून की बिजली के सामने उसे मौत का साफ एहसास हो रहा था। लेकिन
वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो मेरी आराम कुर्सी के सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहा। भले ही मेरी जान चली जाए, मैं मास्टर पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। महसूस हो रहा है डर? एक सेकंड टियर किलिंग अरे के सामने तेरा शरीर चाहे जितना भी मजबूत हो, तू सिर्फ एक कीड़े के बराबर है। वंग मंग पागलों की तरह हंस रहा था। पानी के ड्रम जितनी मोटी खून की एक भयानक बिजली हवा को चीरती हुई सीधे ये चेन के सिर पर गिरने लगी। और बस, जब वो मौत की बिजली ये चेन के सिर से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर थी, पूरे अहाते में एक बहुत ही हल्की, बहुत ही शांत आह की आवाज गूंजी। वो आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं थी। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में लटके उस वंग मंग की तरफ बहुत ही हल्के से हाथ हिला दिया। बूम! जैसे ही मैंने हाथ हिलाया, मेरे शरीर के अंदर से एक ऐसा खौफनाक दबाव फटा, मानो करोड़ों सालों से सोया हुआ कोई ब्रह्मांडीय ड्रैगन अचानक जाग गया हो। गोल्डन कोर स्टेज, पीक लेवल। यह दबाव इतना भयानक था कि यह सुनहरे रंग की लहरों के रूप में साफ दिखाई देने लगा। 10 मील के दायरे में हवा 1 सेकंड में गायब हो गई और वहां का गुरुत्वाकर्षण हजारों गुना बढ़ गया। क्रैक ग्रैक! वो खूंखार दिखने वाली खून की बिजली जो तबाही मचाने आ रही थी, मेरे गोल्डन कोर पीक के इस भगवान जैसे दबाव के सामने ऐसे पिघल गई जैसे उबलते पानी में बर्फ का टुकड़ा गिर गया हो। वो हवा में ही आधे सेकंड से भी कम समय में चूर चूर होकर राख हो गई। क्या? वांग मंग की वो पागलों वाली हंसी बीच में ही अटक गई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि एक सबसे ऊंचे और खूंखार देवता के सामने खड़ा है। गोल्डन कोर पीक का वो दबाव किसी प्राचीन पहाड़ की तरह सीधे उसकी आत्मा पर गिर रहा था। गोल्डन कोर पीक? नामुमकिन! तुम तो एक बिना स्पिरिचुअल जड़ वाले आम इंसान हो। तुम कैसे? वंग मंग पागलों की तरह चीखने लगा। डर के मारे उसकी आंखें फटकर बाहर आने वाली थीं और उनमें खून उतर आया था। वो रहम की भीख मांगना चाहता था, जमीन पर गिरकर नाक रगड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपना मुंह खोलने तक का मौका नहीं मिला। मेरे हाथ हिलाने से पैदा हुई हवा की वो लहर उस तक पहुंच चुकी थी। ढप! रोंगटे खड़े कर देने वाली एक भद्दी सी आवाज आई। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जादुई रोशनी नहीं चमकी। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उन दोनों चेलों और येचेन की फटी हुई आंखों के ठीक सामने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का अधिकारी वंग मंग हवा के बीचों बीच बिल्कुल ऐसे फट गया जैसे किसी ने हथौड़े से टमाटर को कुचल दिया हो। बम! एक जोरदार धमाके के साथ उसकी हड्डियां, उसका मांस और यहां तक कि उसके जादुई कपड़े भी इस खौफनाक ताकत के सामने पल भर में एक एनर्जी की लहर में बदल गए। उसकी आत्मा तक मिट गई। वो हवा में ही राख बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। हवा का एक झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। धड़ाम धड़ाम! वो 2 चेले जो जिंदा बच गए थे, उनकी टांगें नूडल्स की तरह पिघल गईं और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उनके कपड़ों से एक बहुत ही बदबूदार महक आने लगी थी। वो पागलों की तरह टूटे हुए पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगे। उनकी सांसें तक रुक गई थीं। खत्म! अधिकारी वांग बस हवा में एक थप्पड़ खाने से गायब हो गए। वो पीक मास्टर जिसे पूरा सेक्ट एक कमजोर कीड़ा मानता था, वो असल में गोल्डन कोर पीक का एक खौफनाक दानव था। ये चेन भी पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। उसने आसमान में उड़ती उस बची हुई एनर्जी को देखा और फिर पलटकर अपनी आराम कुर्सी पर लेटे मुझे देखा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसका खून उबल रहा था। मास्टर इतने ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने न सिर्फ मुझे वो जादुई गोली दी, बल्कि बिना अपनी जगह से हिले एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मास्टर को बस ऐसे ही राख कर दिया। ये सेक्ट के एल्डर्स, ये जुक्सियाओ का गॉडसन, मास्टर के सामने इनकी औकात एक कीड़े से भी कम है। पूरे अहाते में मौत जैसा सन्नाटा था। उस एनर्जी के तूफान के बीच पता नहीं कब मैंने एक नया चाय का कप उठा लिया था। मैंने चाय की पत्ती को फूंक मारकर किनारे किया और एक छोटा सा घूंट लिया। मेरी गहरी आंखें अभी भी सदमे में जमे हुए येचन को देख रही थीं। मैंने बहुत ही शांति से कहा, चेले, याद रखना, जब किसी पागल कुत्ते को मारना हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। वंग मंग खत्म हो गया था। उसकी एक हड्डी तक नहीं बची थी। जब वो दोनों चेले, जिनकी रूह कांप चुकी थी, लुढ़कते गिरते हुए मैन पीक की तरफ भागे और उन्होंने गुयोंग पीक पर हुए इस भयानक हादसे की खबर दी, तो पूरे चिंगयुन सेक्ट में 10 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया। सेंट्रल हॉल के अंदर बम! क्रैक! सेक्ट मास्टर जाओ वूजी की कभी ना टूटने वाली सीट उसके एक ही मुक्के में चूर चूर हो गई। तुमने क्या कहा? वंग मंग को लू छंगे ने हवा में एक थप्पड़ मारकर गायब कर दिया। जाओ वूजी की आंखें तांबे की घंटियों जैसी बड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा गुस्से और सदमे से भयानक हो चुका था। वो नीचे घुटनों के बल कांपते हुए उन दोनों चेलों को घूर रहा था। सच है सेक्ट मास्टर, वो चेला रोते हुए चिल्लाया। वो दबाव,
वो बहुत खौफनाक था। वो पक्का गोल्डन कोर था, बल्कि शायद वो गोल्डन कोर पीक था। ठस्स! ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी 12 एल्डर्स ने एक साथ ठंडी सांस ली। हर किसी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। फर्स्ट एल्डर झटके से अपनी जगह से उठा। उसकी दाढ़ी तक कांप रही थी। जब 10 साल पहले लू चंगे इस सेक्ट में आया था तो मैंने खुद उसका टेस्ट लिया था। वो पूरी तरह से एक बिना जड़ वाला आम इंसान था। 10 सालों में वो 1 इंच नहीं बढ़ा। फिर वो अचानक गोल्डन कोर पीक कैसे बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सेकंड एल्डर की आंखों में एक गहरा खौफ चमक उठा? क्या ऐसा हो सकता है कि इन 10 सालों से वो नाटक कर रहा था? वो अपनी असली ताकत छुपाकर हम सबको बंदरों की तरह नचा रहा था। 10 साल तक बिना कुछ बोले सहते रहना, और जब हमला किया तो सीधे आसमान फाड़ दिया। ये कैसा खौफनाक दिमाग है? कितनी गहरी साजिश है? जब वूजी का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि लग रहा था उससे पानी टपकने लगेगा। गोल्डन कोर पीक। उसे खुद चिंगयुन सेक्ट का मास्टर बनने के बाद बड़ी मुश्किल से ये लेवल मिला था। अगर लू चंगे सच में इस लेवल का था तो उसका गुयोंग पीक की स्पिरिचुअल नसों को छीनने का सपना तो टूटेगा ही, साथ ही सेक्ट को एक भयानक दुश्मन भी मिल जाएगा। सेक्ट मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? वंग मंग आपका खास आदमी था। वो गोयोंग पीक पर मारा गया तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? एक एल्डर ने डरते डरते पूछा। ऐसे ही जाने दे? गुयोंग पीक की वो शानदार स्पिरिचुअल जमीन तो मुझे हर हाल में चाहिए। जाओ वूजी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखों में एक जहरीली चमक आ गई। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। उसका दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। सीधे लू चंगे से लड़ना अक्लमंदी नहीं होगी। अचानक जाओ वूजी के कदम रुक गए। उसके होठों पर एक बहुत ही कमीनी और ठंडी मुस्कान आ गई। लू चंगे, तूने सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक चीज भूल गया। भले ही तेरी ताकत आसमान छूती हो, लेकिन वो चेला जो तूने आज ही लिया है वो तो एक ऐसा कचरा है जिसका डेंटियन टूटा हुआ है और जिसे आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है। सारे एल्डर्स चौंक गए और फिर सबकी आंखें एक साथ चमक उठीं। फर्स्ट एल्डर ने एक कदम आगे बढ़ाया। सेक्ट मास्टर का मतलब है हम उस येचन नाम के कचरे का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। जाओ वूजी की आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा हुक्म जारी करो। सेक्ट का जेंटियन बेल बजाओ। जो सेक्ट टूर्नामेंट 3 साल बाद होने वाला था उसे कल दोपहर 12 बजे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, और सेक्ट के सबसे कड़े नियम के अनुसार लाइफ एंड डेथ टूर्नामेंट में कोई भी पीक मास्टर या एल्डर अपने चेले की जगह नहीं लड़ सकता। जो ऐसा करेगा उसे सेक्ट का गद्दार माना जाएगा और पूरा सेक्ट मिलकर उसे मार डालेगा। जाओ वूजी पागलों की तरह हंसने लगा। कल रिंग के अंदर मैं अपने सबसे खास चेले को भेजूंगा जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर है। वो सबके सामने उस येचन को कुचल कर रख देगा। जैसे ही उसका चेला मरा, गोयोंग पीक की विरासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तब मैं भी देखूंगा कि लू चंगे किस मुंह से उस जमीन पर कब्जा करके बैठता है। सेक्ट मास्टर की जय हो। जड्ड से उखाड़ा फेंकने की ये चाल सच में लाजवाब है। सारे एल्डर्स एक सुर में चापलूसी करने लगे। डोंग, एक बहुत ही भारी और गूंजने वाली घंटे की आवाज ने पूरे चिंगयुन सेक्ट को हिला दिया। घंटे की आवाज के साथ ही जाओ वूजी की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी आवाज कोने कोने में गूंज उठी। सेक्ट मास्टर का हुक्म। सेक्ट टूर्नामेंट कल दोपहर के लिए तय किया गया है। सभी पीक के चेलों को हिस्सा लेना होगा। रिंग में जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में होगी। कोई भी पीक मास्टर बीच में दखल नहीं देगा। एक पल में पूरा चिंगयुन सेक्ट उबलने लगा। टूर्नामेंट कल ही। ये तो साफ साफ सेक्ट मास्टर की गियोंग पीक को फंसाने की साजिश थी। सुना है आज लू चंगे ने वंग मंग को एक थप्पड़ में मार दिया। सेक्ट मास्टर सीधा उससे लड़ने से डर रहे हैं, इसीलिए वो उसके उस कचरे चेले पर वार कर रहे हैं। वो ये चैन सच में बदकिस्मत है। आज ही तो चेला बना था और कल ही मौत के रिंग में उतरना पड़ेगा। उधर गोयोंग पीक पर ये ऐलान सुनते ही ये चैन ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी थीं कि हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। बहुत हो गया इनका अत्याचार।
उस बूढ़े सेक्ट मास्टर को अच्छे से पता है कि मैं आज ही आया हूं, फिर भी उसने टूर्नामेंट कल ही रख दिया। वो मुझे मजबूर करके मास्टर की जमीन छीनना चाहता है। ये चन की आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक बहुत गहरा अपराध बोध भी था। वो बहुत कमजोर था। भले ही उसने होली बॉडी जगह ली थी, लेकिन उसके पास कोई तकनीक नहीं थी, लड़ने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ इस शरीर के दम पर वो उन चेलों से कैसे लड़ेगा जो 10-10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मास्टर! वो धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से गुयोंग पीक खतरे में आ गया। कल रिंग में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं गुयोंग पीक पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये चन ने मरने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी ये जिंदगी उसके मास्टर की थी, इसलिए वो अपनी जान देकर भी दुश्मन का एक टुकड़ा तो नोच ही लेगा। लेकिन मैं अभी भी अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। बहुत ही आराम से अपना फटा हुआ पंखा झल रहा था। आसमान से होती उस घोषणा को सुनकर मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मेरे होठों पर एक ऐसी खूंखार खुशी वाली मुस्कान आ गई थी जिसे छुपाना AK-47 की गोलियों को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्या भला आदमी है यार, जाऊजी तो सच में फरिश्ता है। मैं अभी यही सोच रहा था कि मैंने चेले को गोली तो खिला दी, अब आगे किस बहाने से सिस्टम को लूटूं, और इसने खुद ब खुद मुझे एक बहाना लाकर दे दिया। तकनीक नहीं है इसलिए हार जाओगे। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी हंसी को जबरदस्ती रोका और उठकर बैठ गया। मैंने उस ये चन की तरफ देखा जो मरने के लिए तैयार बैठा था, और निराशा से अपना सिर हिलाया। जान की बाजी लगाओगे? बेवकूफ कहीं के। मेरे लू चंगे के चले, अगर एक कुत्ते को भी लेकर जाएं तो वो भी पूरी दुनिया को कुचल सकता है। ये बोलते हुए मैंने बहुत ही लापरवाही से अपने उस मैले से स्टोरेज बैग के अंदर कुछ टटोलना शुरू किया। जल्द ही मैंने एक पीले पन्नों वाली किताब निकाली। उसका तो आधा कवर भी फटा हुआ था। साफ दिख रहा था कि यह किताब टेबल के पाए के नीचे सपोर्ट के लिए लगाई गई थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था बेसिक। ये एक येलो रैंक लोअर ग्रेड फटी पुरानी तलवार की किताब थी, जिसे बाहर का झाड़ू मारने वाला नौकर भी उठाकर नहीं देखता। मैंने उस कचरा किताब को ये चन की गोद में फेंक दिया। टूर्नामेंट में अभी पूरी एक रात का समय था। मैंने एक और जम्हाई ली और वापस कुर्सी पर लेट गया। जाकर इसे पढ़। कल रिंग में अगर तूने एक ही तलवार से सामने वाले को 2 टुकड़ों में नहीं काटा तो वापस मत आना। ये चन उस दिल लगी। पीली और फटी हुई बेसिक तलवार की किताब को देखकर पूरी तरह सुन्न हो गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक के उस मास्टर चेले को हराने के लिए एक बेसिक तलवार की किताब? मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही मैंने वो किताब उसके हाथों में फेंकी, सिस्टम की वो बिना जज्बात वाली लेकिन मेरा खून खौला देने वाली आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में किसी बम की तरह फट पड़ी। डिंग! होस्ट ने अपने बड़े चेले ये चन को एक किताब दी है। बधाई हो, आपने 8000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग! रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को एंशिएंट गॉड लेवल सोर्ड टेक्निक प्राप्त हुई है। ग्रेट डेजोलेट हेवन सीकिंग सोर्ड। आधी रात का समय। गुयोंग पीक के उस टूटे फूटे अहाते में आराम कुर्सी पर लेटे हुए मेरे दिमाग में अचानक एक दुनिया चीर देने वाला धमाका हुआ। बूम! अगले ही पल एक खौफनाक तलवार की परछाई जो इस दुनिया की थी ही नहीं, सीधे मेरी आत्मा के अंदर घुस गई। उस भगवान ने सिर्फ अपना हाथ हिलाया और सामने के लाखों मील फैले तारों के साम्राज्य को एक ही झटके में राख कर दिया। ग्रेट डेसोलेट हेवन सीकिंग सोर्ड। एक वॉर और पूरी दुनिया का वजूद खत्म हो जाए। मेरी सांसें अटक गईं। 8000 गुना रिटर्न। मुझे एक गॉड लेवल तकनीक मिल गई। और इस लेवल की तकनीक चिंगयुन सेट तो छोड़ो, अगर पूरी कल्टीवेशन दुनिया के पुराने खूंखार राक्षसों को पता चल जाए तो वो इसे पाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे। सिस्टम ने इसे सीधे मेरे दिमाग में फीड कर दिया था।
ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस तकनीक को करोड़ों सालों तक प्रैक्टिस किया हो। अगर मैं चाहूं तो अभी सिर्फ अपनी एक उंगली से पूरे चिंगयुन सेक्ट को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता हूं। मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर ये चेन उस बेसिक तलवार की किताब को लेकर अपना सिर खुजा रहा था। ये पागल चेला, इसका होली बॉडी तो बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा अभी बहुत कमजोर है। अगर मैंने इसे सीधे ये गॉड लेवल तकनीक दे दी तो इसकी आत्मा तुरंत राख बन जाएगी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने अपनी उंगलियों को जोड़कर एक तलवार बनाई और ग्रेट डेसोलेट हेवन सीकिंग सोर्ड की उस खौफनाक शक्ति का सिर्फ एक 10,000वां हिस्सा एक रोशनी में बदला और उसे हवा में उछाल दिया। शू एसएस! वो हल्की सी सुनहरी रोशनी पलक झपकते ही ये चेन के माथे में घुस गई। ये चेन का शरीर जोर से कांपा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उस एक पल में उसने आसमान को फटते हुए देखा। एक ऐसी खौफनाक और भयानक सोर्ड इंटेंट सीधे उसकी आत्मा की गहराइयों में छप गई। चिल, तलवार के वार मुर्दा होते हैं, लेकिन तलवार का इरादा जिंदा होता है। अपनी आंखें बंद करो और उस चीज को महसूस करो जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। मैंने करवट बदली, एक जम्हाई ली और सोने की तैयारी करने लगा। कल गुयोंग पीक की नाक मत कटवाना। ये चैन धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मास्टर ने मुझे कोई घटिया तलवार की किताब नहीं दी थी। उन्होंने एक ऐसी नायाब और खौफनाक जादुई शक्ति सीधे मेरी आत्मा में डाल दी है। मास्टर का ये एहसान ये चंद 10,000 बार मरकर भी नहीं चुका सकता। उसने पास पड़ी उस जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। चांद की रोशनी में वो एक मूर्ति की तरह बैठ गया और पागलों की तरह उस शक्ति को समझने में डूब गया। अगले दिन दोपहर के 12 बजे चिंगयुन सेक्ट का सेंट्रल अरीना खचाखच भरा हुआ था। सबसे ऊपर वाले मंच पर सेक्ट मास्टर ज़ोउ वूजी अपनी सुनहरी कुर्सी पर बैठा था। उसके दोनों तरफ वो बालर एल्डर्स बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर खुलेआम एक मजाकिया और ड्रामा देखने वाला एक्सप्रेशन था। समय हो चुका है। वो अखाड़े की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा हो। पूरे अरीना में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। मौत को बुलावा। लिन तियानो को लगा जैसे उसकी बेइज्जती हुई है। उसकी आंखों में जानलेवा नफरत भर गई। अब उसका 3 बार का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो पहली ही चाल में इस कचरे को सबसे खौफनाक मौत देगा। ये ले मेरी सबसे बड़ी ताकत। क्रेजी विंड अल्टीमेट स्लैश। लिन तियानो जोर से दहाड़ा। उसने अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पूरी ताकत उस जादुई तलवार में भर दी। पलक झपकते ही अखाड़े पर एक भयानक तूफान आ गया। हवा के सैकड़ों हजारों तेज धार वाले ब्लेड्स ने मिलकर एक 30 फुट लंबे खूंखार हवा के भेड़िए का रूप ले लिया। उस भेड़िए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और येचन को चीरने के लिए उस पर झपट पड़ा। बहुत ताकतवर है। ये तो ब्लैक रैंक हाई ग्रेड हथियार की सबसे बड़ी ताकत है। येचन तो गया। ये हमला अगर लोहे के पहाड़ पर भी लगे तो उसे पाउडर बना देगा। मंच पर बैठे सारे एल्डर्स अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाने लगे। झाओ वूजी के चेहरे पर तो एक बहुत ही घमंडी और कमीनी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि गुयोंग पीक बस अब उसका होने ही वाला है। लेकिन मौत के इस खौफनाक हमले को अपनी तरफ आता देख येचन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक बार फिर वो खौफनाक तलवार की परछाई उभर आई जो मैंने कल रात उसकी आत्मा में डाली थी। वो परछाई जो बहुत हल्की थी लेकिन इतनी भयानक थी कि देवताओं को भी कुचल दे। ग्रेट डेजोलेट। येचन ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी। वो जंग लगी लोहे की तलवार ऊपर उठाई और ठीक उस पल जब वो खूंखार हवा का भेड़िया उसे निगलने ही वाला था, आखिरी के 10वें सेकंड में येचन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखें
इस वक्त एक चमकते हुए गहरे सुनहरे रंग में बदल चुकी थीं। एंशंट डेसोलेट होली बॉडी की ज्वालामुखी जैसी ताकत उसके खून में फट पड़ी। उसने मेरी दी हुई सोड इंटेंट को अपनी इस खौफनाक शारीरिक शक्ति के साथ मिलाया और सामने की तरफ बहुत ही साधारण तरीके से एक सीधा वॉर कर दिया। हेवन सीकिंग बूम! कोई चमकती हुई जादुई रोशनी नहीं थी, कोई फैंसी मूव्स नहीं थे, बस उस जंग लगी लोहे की तलवार से एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सुनहरे रंग की चांद के आकार की तलवार की लहर निकली। जिस पल ये तलवार की लहर पैदा हुई, पूरे अरीना की हवा 1 सेकंड में गायब हो गई। वहां खड़े हजारों लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शैतान ने उनका गला पकड़ लिया हो। आसमान के बादल उस तलवार के इरादे के दबाव से फट गए और हजारों मील लंबा एक खाली वैक्यूम बन गए। वो 30 फुट का खूंखार हवा का भेड़िया जो दुनिया तबाह करने वाला लग रहा था, जैसे ही वो इस गहरे सुनहरे रंग की तलवार की लहर से टकराया, वो ऐसे कट गया जैसे तेज चाकू से मक्खन कटता है। वो 1 सेकंड में बिना किसी आवाज के राख बन गया। लिन तियानाओ की वो घमंडी हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखें खौफ से फट गईं क्योंकि उसे वो तलवार की लहर अपनी तरफ आती दिखी, जो हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी और लग रहा था कि वो आसमान और जमीन को 2 टुकड़ों में फाड़ देगी। नहीं मास्टर, मुझे बचाइए! लिन तियानाओ पागलों की तरह चीखा। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपना सारा जादुई कवच एक्टिवेट कर लिया और अपनी ब्लैक रैंक तलवार को ढाल की तरह अपनी छाती के सामने रख लिया। क्लैंग! क्रैक! वो मजबूत ब्लैक रैंक तलवार किसी सस्ते कांच की तरह पल भर में चूर चूर हो गई। स्प्लैश! वो गहरे सुनहरे रंग की तलवार की लहर लिन तियानाओ के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे उसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। लिन तियानाओ का शरीर भयानक तरीके से कांपा, उसकी सांसें उखड़ गईं और वो किसी फटी हुई बोरी की तरह हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों मीटर दूर जाकर अरीना के जादुई बैरियर से जोर से टकराया। उसकी छाती पर एक बहुत ही गहरा, हड्डी चीर देने वाला घाव था। उसका डेंटियन पूरी तरह तबाह हो चुका था, यहां तक कि उसके हाथ पैरों की नसें भी उस तलवार की लहर के झटके से टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक का वो घमंडी जीनियस सिर्फ एक वार में हमेशा के लिए एक अपाहिज बन गया। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत राख हो चुकी थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लिन तियानाओ को तबाह करने के बाद भी उस सुनहरी तलवार की लहर की ताकत 1% भी कम नहीं हुई। वो सफेद पत्थर के अखाड़े को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस अखाड़े के जो पत्थर कभी नहीं टूटते थे, उन पर एक 10 फुट गहरी और 300 मीटर लंबी खौफनाक खाई बन गई। वो तबाही मचाने वाली तलवार की लहर उन हजारों सदमे में खड़े चेलों के सिर के ऊपर से उड़ती हुई गई और सीधा अरीना के पीछे मौजूद बादलों को छूने वाले एक विशाल पहाड़ पर जाकर टकराई। पूरे अरीना में खड़े हजारों चेलों और मंच पर बैठे सभी एल्डर्स की फटी हुई और खौफजदा आंखों के सामने वो 1000 फुट ऊंचा पहाड़ बिल्कुल बीचों बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। वहां एक 10 मीटर चौड़ी और इतनी गहरी खाई बन गई कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। आसमान में धूल और पत्थरों का तूफान छा गया, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो मुर्दा घर में भी नहीं होता। इतने बड़े अरीना में उन हजारों लोगों पर जैसे किसी ने टाइम स्टॉप का जादू कर दिया था। कोई भी एक सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ हवा के चलने और पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही थी। सबकी आंखें इतनी फटी हुई थीं कि लग रहा था बाहर गिर पड़ेंगी। सबके जबड़े जमीन पर लटक चुके थे। मैंने अभी क्या देखा? एक वॉर, और उसने एक पूरा पहाड़ काट दिया। उसके हाथ में जो तलवार थी वो तो बिना धार की एक जंग लगी लोहे की तलवार थी। उसके पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी। क्या ये वही इंसान है जिसका डेंटियन बर्बाद हो गया था? ये इंसान नहीं, ये कोई दैत्य है, ये कोई दानव है। हजारों चेलों के पैर झेली की तरह कांपने लगे और वो डर के मारे जमीन पर धड़ाम से बैठ गए।
खियों ने तो अपने पैंट गीले कर लिए थे। ऊपर मंच पर वो सभी 12 खूंखार एल्डर्स ऐसे उछल कर खड़े हुए जैसे उन्होंने साक्षात यमराज देख लिया हो। फर्स्ट एल्डर की आधी दाढ़ी उसके अपने ही हाथों से खिंचकर टूट गई थी, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे लकवा मार गया हो। वो अपनी उंगली से अखाड़े पर खड़े उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, सोड इंटेंट। ये तो अर्थ रैंक नहीं, हेवन रैंक से भी ऊपर का कोई भगवान स्तर का सोड इंटेंट है। ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। और मेन सीट पर क्रैक, एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। सेक्ट मास्टर जावूजी के हाथ में जो बेशकीमती जादुई जेड का प्याला था, वो उसके हाथों के दबाव से पिसकर पाउडर बन चुका था। उसके हाथों से चाय और खून टपक रहा था, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसने अखाड़े के किनारे एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े अपने चेले लिंतियानो की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें एक बहुत ही भयानक खौफ और लालच के साथ ये छन के हाथ में पकड़ी उस जंग लगी लोहे की तलवार पर गड़ी थी। और फिर उसने झटके से अपना सिर घुमाया और नीचे देखा, जहां मैं अपनी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बहुत ही शांति से अपनी नाक खोद रहा था। झाओ वूजी का दिल पागलों की तरह सिकुड़ रहा था। सिर्फ एक बार में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक को हरा दिया। तलवार की लहर 300 मीटर तक गई और एक पूरा पहाड़ चीर दिया। ये भगवानों वाली शक्ति, इसे तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लुचंगे, वो आदमी जिसके अंदर एक रत्ती भर भी जादुई शक्ति नहीं है, वो ये चीज कभी नहीं निकाल सकता। इसके पीछे आखिर कौन सा खौफनाक और रहस्यमयी भगवान खड़ा? इस एक घटना ने पूरे चिंगयुन सेक्ट को ऐसा सदमा दिया कि सब सुन्न पड़ गए। उस दिन के बाद से सेक्ट मास्टर झाओ वूजी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। उसने चुपचाप एक काले और खौफनाक चेहरे के साथ अपने बर्बाद हो चुके चेले लिन तियानाओ को उठवा लिया। गुयोंग पीक की स्पिरिचुअल जमीन को छीनने की बात तो दूर, वो लोग अब उस दिशा में देखने से भी डरने लगे थे। जो एल्डर्स पहले गुयोंग पीक पर भूखे भेड़ियों की तरह नजर गड़ाए रहते थे, अब अगर उन्हें गुयोंग पीक के रास्ते से गुजरना भी होता तो वो सिर झुकाकर और रास्ता बदलकर निकलते थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं या वो पहाड़ काटने वाला इंसानी डायनासोर नाराज ना हो जाए। लेकिन इस पूरे ड्रामे के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था, यानी मैं, इस वक्त अपने टूटे फूटे अहाते में लेटा हुआ बहुत ही परेशान था। ये चीट कोड अच्छा तो बहुत है, लेकिन इसका कूल डाउन टाइम बहुत लंबा है यार। मैंने अहाते में देखा जहां ये चैन अपनी तलवार को पागलों की तरह हवा में घुमा रहा था ताकि वो अपनी नई ताकत को कंट्रोल करना सीख सके। मैंने एक बहुत ही गहरी और हताश सांस ली। असल में कल जब ये चैन लड़ाई जीतकर वापस आया था तो मैंने जमीन से थोड़ी सी कीचड़ उठाई, उसकी एक गोली बनाई और उसे ग्रेट हीलिंग पिल बोलकर उसे खिला दी थी। मैं सोच रहा था कि सिस्टम फिर से धोखा खा जाएगा और मुझे कोई तगड़ी चीज मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम ने मुझे एक बहुत ही ठंडी और बेइज्जती करने वाली आवाज में जवाब दिया, डिंग। होस्ट ने एक ही चेले को लगातार घटिया क्वालिटी की चीजें दी हैं। आप लगातार क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर नहीं कर सकते। इसे दोबारा ट्रिगर करने के लिए 3 महीने का इंतजार करें या फिर उसे कोई हाई ग्रेड चीज दें। सिस्टम, तू बहुत कंजूस है। मैंने मन ही मन में उसे गालियां दी। इस वक्त मेरे पास सबसे कीमती चीज ये बांस की टूटी हुई कुर्सी है। मैं इसके लिए हाई ग्रेड चीज लाऊं कहां से? मैंने अपनी आंखें घुमाई। अगर मैं एक ही भेड़ को बार बार मूंड कर ऊन नहीं निकाल सकता तो इसका एक ही मतलब है, मुझे एक नई भेड़ लानी पड़ेगी। ये चैन, घर का अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारा मास्टर पहाड़ के नीचे जा रहा है तुम्हारे लिए एक छोटी बहन ढूंढने। मैं झटके से अपनी कुर्सी से उठा और पैंट पर लगी धूल झाड़ी। मास्टर, आप खुद नीचे जा रहे हैं? ये चैन ने अचानक अपनी तलवार रोक दी और उसके चेहरे पर भयानक चिंता छा गई। मास्टर, नीचे की दुनिया बहुत खतरनाक और गंदी है। वो आम इंसान बहुत जाहिल हैं। अगर किसी ने आपकी भगवान जैसी हस्ती का अपमान कर दिया तो क्या होगा? आपका ये चेला आपके साथ चलेगा। मैं उन सब गुस्ताख लोगों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी नजरों में मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इंसानी रूप में जमीन पर चलने वाला साक्षात भगवान था। ऐसे गंदे लोगों के बीच भगवान कैसे जा सकते थे? दफा हो जा, मैं सिर्फ सामान देखने जा रहा हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आकर क्या करेगा? मैंने ये चैन के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारी और अपनी छाती तानकर बिल्कुल किसी गुंडे वाले स्वैग में गुयोंग पीक से नीचे उतरने लगा। 6 घंटे बाद चिंगयुन सेक्ट के इलाके से बाहर एक ऐसी जगह जहां किसी का कानून नहीं चलता था, ब्लैक एबिस सिटी। ये पूरे पूर्वी इलाके का सबसे मशहूर नो मैंस लैंड था। यहाँ सिर्फ खून खराबा, गुंडागर्दी और गंदे काम होते थे। हवा में ही खून और पसीने की बदबू तैर रही थी। मैंने अपने गोल्डन कोर पीक के खौफनाक दबाव को पूरी तरह से छुपा लिया था। मैं एक बहुत ही आम लेकिन अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। मैं अपना टूटा हुआ पंखा हिलाते हुए इस शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में घुस गया। यहाँ लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में इंसानों और जानवरों को जानवरों की तरह बंद करके रखा गया था। ऐसे कल्टीवेटर्स जिनका डेंटियन तबाह हो चुका था, लोमड़ी के कानों वाली आधी इंसान आधी जानवर लड़कियां, यहाँ तक कि एक पूरे तबाह हो चुके राज्य की शाही राजकुमारी भी यहाँ बिकने के लिए खड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच एक बात आम थी, इन सब की आंखों की रोशनी मर चुकी थी। नहीं, इनमें मजा नहीं है। इनका टैलेंट बहुत ही बकवास है।
इनमें से एक भी मेरे सिस्टम के वेस्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वाले स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठता। मैं आगे बढ़ता रहा और पिंजरों में झांकता रहा। मैंने पिंजरों में एक एक करके देखा और हताश होकर अपना सिर हिला दिया। नहीं, इनका टैलेंट बहुत ही बकवास है। इनमें से एक भी मेरे सिस्टम के वेस्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वाले स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठता। सिस्टम की शर्तें बहुत सख्त थीं। मैं किसी भी एरे गहरे को जिसकी हड्डियां थोड़ी बहुत टूटी हों अपना चेला नहीं बना सकता था। मुझे वो चाहिए था जिसकी किस्मत दुनिया में सबसे खराब हो, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक बनने की छुपी हुई क्षमता हो। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से निकलकर कहीं और अपनी किस्मत आजमाऊं कि तभी कितनी मनहूस है ये। सामने वाले एक पिंजरे के पास एक बहुत ही भयानक और डरावने चेहरे वाला गुलाम मालिक एक लड़की को जमीन पर लात मार रहा था। वो लड़की एक फटी हुई घास की चटाई में लिपटी हुई थी। वो गुलाम मालिक उसे किसी कूड़े के थैले की तरह नाले की तरफ धकेल रहा था। इस औरत का डेंटियन तो टूटा ही है, साथ में इसके शरीर में बोन पियर्सिंग 9 नेदर पॉइजन भी है। ये ऐसा जहर है जिसे 3 स्टार एल्केमिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता। इसके शरीर पर 1 इंच भी अच्छी चमड़ी नहीं बची है। इसे ले जाकर आवारा कुत्तों के सामने फेंक दो, वरना इसे अपने पास रखकर मैं इसका खाना भी क्यों बर्बाद करूं। मैंने बस यूं ही लापरवाही से उसकी तरफ एक नजर डाली और उसी वक्त मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम का अलार्म ऐसे बजने लगा जैसे वहां सच में आग लग गई हो। ये अलार्म मैंने पहले कभी नहीं सुना था। डिंग, हाई एनर्जी वार्निंग, हाई एनर्जी वार्निंग। ठीक 10 मीटर आगे एक बिल्कुल परफेक्ट हेवन डिफाइंग डेस्टिनी वेस्ट का टेम्पलेट मिला है। टारगेट की जानकारी स्कैन की जा रही है। नाम सूचिंगहान, छुपी हुई पहचान, ऊपरी दुनिया की 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स की सबसे पहली और खौफनाक महारानी का पुनर्जन्म। विशेषता, इसके पास केओस आइस गॉड बोनन है जो इस वक्त टूटी हुई है। वर्तमान स्थिति, दुश्मनों ने इसका डेंटियन तोड़ दिया है। इसके शरीर में 9 नेदर पॉइजन भरा है। चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। स्पिरिचुअल जड़ें टूट चुकी हैं। किस्मत का स्तर इस वक्त दुनिया में सबसे घटिया और बर्बाद, लेकिन ये करोड़ों में एक पाई जाने वाली ग्रेट डेस्टिनी की हकदार है। पोटेंशियल लेवल SSS रैंक। ओ भैंस की आंख। मेरे कदम अचानक एक ही जगह पर जम गए। मेरी आंखें इतनी तेज चमकने लगी जैसे 2000 वॉट के 2 बड़े बल्ब जल गए हों। महारानी का पुनर्जन्म, ये तो मुझे सच में खजाना मिल गया। अगर मैं इससे सिस्टम के जरिए फायदे लूटूंगा तो कहीं सिस्टम ही कंगाल ना हो जाए। बिना एक पल सोचे मैं सीधा उसकी तरफ किसी तीर की तरह भागा और मैंने अपना पैर उस गार्ड के हाथ पर जोर से रख दिया जो सूचिंगहन को कुत्तों के सामने फेंकने जा रहा था। ये लड़की मुझे चाहिए। मेरी आवाज बहुत ही शांत थी। गुलाम मालिक कुछ देर के लिए चौंका। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर पागलों की तरह हंसने लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। ए अमीर बाप के लौंडे, तुम्हारा टेस्ट तो बड़ा गंदा है। इस औरत का चेहरा पिघल चुका है। इसके शरीर से जहरीली गैस निकल रही है। इसे खरीदकर क्या अपने घर के पौधों में खाद डालोगे? निकलो यहाँ से। मेरा धंधा खराब मत करो। ये जहरीली चुड़ैल यहाँ रही तो मेरी दुकान में पनौती लग जाएगी। वो गार्ड अपनी तलवार निकालकर मुझे भगाने ही वाला था कि बूम। मैंने कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। मैंने बस अपने गोल्डन कोर पीक के दबाव का एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा हिस्सा हवा में छोड़ दिया। वो गार्ड और गुलाम मालिक दोनों को लगा जैसे उन पर आसमान से कोई बिजली गिर गई हो। उनके पैर तुरंत झेली बन गए और वो दोनों सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। जिस जमीन पर वो गिरे वो नीले पत्थर चटक गए। वो दोनों खौफ से कांपते हुए मुझे देख रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने एक पूरा पहाड़ उनके कंधों पर रख दिया है। जान बख्श दो सर। इस अंधे कुत्ते को माफ कर दो जिसने आपको नहीं पहचाना। ये लड़की आप ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। गुलाम मालिक खौफ से इतना कांप रहा था कि उसका अपने शरीर पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। वो पागलों की तरह अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। मैंने उन दोनों को भाव तक नहीं दिया। मैंने अपनी जेब से एक लोअर ग्रेड जादुई पत्थर निकाला और उसे उस गुलाम मालिक के सिर पर फेंक कर मारा। फिर मैंने बिना किसी नखरे या घिन के नीचे झुका और उस बदबूदार खून और जहर से सनी सूचिंगहन को अपने कंधे पर बोरी की तरह लाद लिया। खरीद फरोख्त साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई किसी को ठगेगा नहीं। मैं सीटी बजाते हुए उस गहरे कोमा में जा चुकी महारानी को अपने कंधे पर उठाए बड़े स्वैग के साथ ब्लैक एबिस सिटी से बाहर निकल गया। गोयोंग पीक। जब मैंने सूचिंगहन को अपने अहाते की जमीन पर किसी आलू की बोरी की तरह धप से फेंका तो उस झटके से उसकी थोड़ी सी चेतना वापस आ गई। उसने बहुत ही दर्द और संघर्ष के साथ अपनी आंखों की एक छोटी सी दरार खोली। आह, उसकी आत्मा के फटने का दर्द और उसकी टूटी हुई नसों में दौड़ते उस खौफनाक जहर ने उसे ऐसा दर्द दिया कि वो जो कभी पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाली आइस एम्प्रेस हुआ करती थी वो भी दर्द से लगभग बेहोश होने वाली थी। मैं कहाँ हूँ? मैं अभी तक मरी नहीं। सूचिंगहन की उस आधी खुली सही सलामत आंख में एक बहुत ही भयानक घमंड और ठंडी बर्फ जैसी नफरत चमक उठी। वो ऊपरी दुनिया की सबसे महान आइस एम्प्रेस थी, लेकिन उसके सबसे करीबियों ने उसे धोखा दिया। 4 खूंखार डीमन लॉर्ड्स ने उस पर एक साथ हमला किया और अंत में उसे अपनी आत्मा का बलिदान देकर अपनी एक बची खुची आत्मा के हिस्से को इस निचली दुनिया की एक उसी की तरह बर्बाद लड़की के शरीर में डालना पड़ा। वो सोच रही थी कि वो इस शरीर में दोबारा कल्टीवेशन करेगी और ऊपरी दुनिया में वापस जाकर उन सबको काट डालेगी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ये शरीर सिर्फ डेंटियन से ही बर्बाद नहीं था,
बल्कि इसके अंदर ऐसा खौफनाक जड़ था जिसे उसकी बची हुई आत्मा भी रोक नहीं पा रही थी। ओए, अगर होश आ गया है तो सोने का नाटक मत कर। तभी उसके सिर के ठीक ऊपर से एक बहुत ही आलसी सी आवाज आई। सुजिंगहन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को घुमाया और देखा कि मैं एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ हूँ। एक हाथ में घटिया चाय पी रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपने पैरों की उंगलियां खुजा रहा हूँ। मुझे साफ साफ देखते ही सुजिंगहन के दिल में एक बहुत ही भयानक तिरस्कार और घिन भर गई। एक आम इंसान नहीं, इसके शरीर में बहुत ही हल्की सी जादुई शक्ति है। ज्यादा से ज्यादा की कंडेंसेशन स्टेज का कोई कीड़ा होगा। इस निचली दुनिया का एक इतना घटिया और कमजोर कीड़ा, वो मुझे, महारानी को, ऐसे घमंड से ऊपर से देख रहा है। अगर ये मेरे पिछले जन्म का समय होता तो इस कमजोर कीड़े को मेरे महल के बाहर दरवाजे पर घुटने टेकने की भी औकात नहीं होती। मैं सिर्फ एक नजर से इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। तूने मुझे बचाया? सुजिंगहन की आवाज किसी रेगिस्तान की सूखी रेत जैसी आ रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसा ठंडापन था जो किसी को भी अपने पास न फटकने दे। बकवास! इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा और कौन इतना दयालु है जो तुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर लाएगा? मैंने एक जम्हाई ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने देखा है कि तेरी हड्डियां बहुत अजीब हैं। भले ही सब टूट चुकी हैं, लेकिन तेरे अंदर कुछ तो खास है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, मुझे अपना मास्टर मान ले और मेरी चेली बन जा। मास्टर? सुजंगन सुन्न रह गई और फिर उसके दिल में एक बहुत ही खौफनाक और घमंडी हंसी गूंज उठी। कितना मजाकिया है। मैं 9 आसमानों की महारानी। मैंने जिन चेलों को सिखाया था उनमें से हर एक अपने इलाके का भगवान या अमर राजा था, और तू इस निचली दुनिया का एक की कंडेंसेशन का कीड़ा। तू मेरे जूते साफ करने के भी लायक नहीं है और तू मुझे अपना चेला बनाना चाहता है। क्यों? अगर मेरी ताकत अभी खत्म नहीं हुई होती तो मैं एक थप्पड़ मारकर तुझे हवा में राख कर देती। कभी नहीं। सुजिंगहन ने जहर के उस भयानक दर्द को सहते हुए अपने दांत किटकिटाकर बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द थूके। वो जहर से मर जाना पसंद करेगी, लेकिन एक मामूली कीड़े के सामने कभी सिर नहीं झुकाएगी। ये एक महारानी का घमंड था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। ओहो, बड़ा अडियल मिजाज है। मुझे मजा आने लगा। मुझे ऐसी सख्त हड्डियां तोड़ने में ही सबसे ज्यादा मजा आता था। मुंह पर तमाचा मारने का असली फील तभी आता है। मुझे उसके मना करने पर कोई गुस्सा नहीं आया। मुझे अच्छे से पता था कि ये जहर से मरने वाली घमंडी महारानियों के साथ कैसे डील करना है। सबसे अच्छा तरीका है इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना। मैं अपनी आराम कुर्सी से उठा और अहाते के एक कोने में उगी जंगली घासों के पास गया। वहां से मैंने लापरवाही से एक ऐसा जंगली पत्ता तोड़ा जिसे यहाँ स्पिरिचुअल घास भी नहीं माना जाता था। ये एक ब्रॉड लीफ ग्रास था जिसे आम लोग छोटी मोटी खरोच पर लगाते हैं। मैं चलकर उसके पास आया और बिल्कुल जैसे किसी गंदे चीथड़े को फेंकते हैं, वैसे ही मैंने वो मिट्टी से सना हुआ जंगली पत्ता उसके उस दागों और जहर से भरे चेहरे पर फेंक कर मार दिया। ले, अपना मुंह पोंछ ले। ये घास प्यास भी बुझाती है और घाव भी भरती है। इसे खा ले और आज से तू गायों पीक की नंबर 2 है। मैंने बिना उसकी बात सुने पूरी तानाशाही के साथ अपना फैसला सुना दिया। सुजिंगहन ने जब उस मिट्टी लगी आम घास को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक और गहरी बेइज्जती महसूस हुई। मैं, महारानी, मुझे इस कीड़े की दी हुई एक जंगली घास खानी पड़ेगी। एक ऐसी घटिया घास इसने मेरे शाही चेहरे पर फेंकी। वो गुस्से से इतनी पागल हो गई कि उसकी सांसें अटक गईं। उसने तय कर लिया कि वो अपनी आखिरी बची हुई आत्मा को भी जला देगी और मेरे साथ लड़कर यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में वो ही स्वर्ग जैसी मीठी लेकिन खौफनाक मशीनी आवाज बिना किसी डाउट के बम की तरह फट पड़ी। डिंग होस्ट ने अपनी दूसरी चेली सुजिंगहन को एक आम जंगली घास दी है। बधाई हो, आपने 9000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर किया है। डिंग, रिटर्न सफल हुआ। होस्ट को गॉड लेवल इमॉर्टल ग्रास प्राप्त हुई है। 9 टर्न्स क्रिएशन इमॉर्टल ग्रास। बूम! मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी और दुनिया के बनने से पहले की एनर्जी की तस्वीर उभर कर सामने आ गई। 9 टर्न्स क्रिएशन इमॉर्टल ग्रास। ये वो घास थी जो अमर देवताओं की उत्पत्ति के समय पैदा हुई थी। इसके हर एक पत्ते में जीवन, मौत और पुनर्जन्म का चक्र छिपा हुआ था। अगर कोई इसे खा ले तो वो अपना शरीर दोबारा बना सकता है और अपनी टूटी हुई आत्मा को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अगर किसी की सिर्फ एक धागे जितनी आत्मा भी बची हो तो ये घास उसे वापस उसके सबसे खौफनाक पीक लेवल पर ला सकती है। 9 जन्मों की रचना, 9000 गुना क्रिटिकल रिटर्न सच में कोई मजाक नहीं है। भले ही मैं पहले से तैयार था, फिर भी इस अमर घास का लेवल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पुराने ज्ञान के हिसाब से ये चीज आम दुनिया या स्पिरिचुअल दुनिया की नहीं थी। ये सच में कोई अमर भगवानों की चीज थी। मैंने अहाते में पड़े एक बहुत ही बड़े काले और फटे हुए लोहे के कड़ाहे की तरफ देखा। ये वो कड़ाहा था जिसमें मैं अपने नहाने का पानी गर्म करता था। बिना एक पल सोचे मैंने वो अमर घास, जिसके लिए 3 दुनियाओं में खूनी जंग छिड़ सकती थी, सीधे उस नहाने वाले कड़ाहे में फेंक दी। फिर मैंने उसमें पहाड़ के झरने का ठंडा पानी डाला और नीचे आग जलाकर उसे उबालने लगा। अगर ऊपरी दुनिया के वो खूंखार और पुराने राक्षस ये नजारा देख लेते तो उनका दिमाग फट जाता और वो खून की उल्टियां करते। 9 टर्न्स क्रिएशन इमॉर्टल ग्रास से नहाने का पानी उबाल रहा है। ये तो ऐसा था जैसे कोई सूरज को अपने घर का बल्ब बनाकर इस्तेमाल कर रहा हो। आधे घंटे बाद
कड़ाहे का पानी उबल उबल कर एक बहुत ही गाढ़े एम्बर रंग के सुनहरे तरल में बदल चुका था। उसमें से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जो सीधे आत्मा को शांत कर दे। मैंने कपड़े उतारे और बिना कुछ सोचे उस उबलते हुए कड़ाहे में कूद गया। क्या मजा है। वो दुनिया बनाने वाली जादुई ताकत मेरे पसीने के रोम छिद्रों से पागलों की तरह मेरी हड्डियों और नसों में घुसने लगी। मेरा कल्टीवेशन जो पहले ही गोल्डन कोर पीक पर था, इस पल किसी ऐसे जंगली घोड़े की तरह भागने लगा जिसकी लगाम टूट चुकी हो। मेरी ताकत मुझे एक ऐसा भयानक उछाल दे रही थी जिससे किसी को भी डर लग जाए। नेसेंट सोल स्टेज, सोल फॉर्मेशन स्टेज, वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज पूरा हो गया। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेरा ऑरा उस पल पूरे गायोंग पीक के साथ, बल्कि इस पूरी दुनिया के साथ एक हो गया था। मेरी आत्मा की नजर दसियों हजार मील दूर तक फैल गई। एक पत्ता भी हिलता था तो मुझे पता चल जाता था। वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज, इस निचली दुनिया में ये लेवल सिर्फ एक मिथक था जो देवताओं को हराने के बराबर माना जाता था। ऐसे लोग जो खुद के सेक्ट बनाते हैं और जिन्हें ओल्ड एंसेस्टर का दर्जा मिलता है। मैंने अपने शरीर से निकली हुई थोड़ी सी गंदगी को एक झटके में हवा में उड़ा दिया। मैंने कड़ाहे में देखा, अभी भी आधा कड़ाहा भरा हुआ था और उसमें सुनहरा तरल चमक रहा था। मैंने थोड़ा सोचा और फिर एक बहुत बड़ा कटोरा भरकर उस सुनहरे तरल को निकाल लिया। मैं बिना शर्ट पहने नंगे बदन उस सूचिंघन के पास गया जिसकी जान बस निकलने ही वाली थी। इस वक्त उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। काले रंग का वो झर उसके चेहरे से होता हुआ उसके माथे के ठीक बीच तक पहुंच चुका था। उसकी उन घमंडी आंखों में अब सिर्फ निराशा थी। उसकी आत्मा की आग इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लग रहा था हवा के एक झोंके से बुझ जाएगी। क्या मैं सच में इस घटिया सी जगह पर मरने वाली हूँ? सूचिंघन के दिल में बहुत दर्द था। वो हार मानना नहीं चाहती थी। उसका बदला अभी बाकी था। उसने अभी तक उन गद्दारों को उनके की सजा नहीं दी थी। और ठीक उसी वक्त एक अजीब सी गर्म और सुगंधित महक वाला एक कटोरा सुनहरा तरल सीधे उसके होठों के पास लाया गया। ये ले, इससे पी ले, मैंने बहुत ही शांति से कहा। ये वो खास दवाई है जो तेरे मास्टर ने बड़ी मेहनत से तेरे लिए बनाई है। मैं गलती से ये बोलने ही वाला था कि ये मेरा नहाने का पानी है, लेकिन मैंने बात घुमा दी। सूचिंघन ने जैसे ही उस तरल की महक सूंघी, उसका पूरा शरीर एक झटके में कांप उठा। उसकी वो आंखें जिनकी चमक खत्म हो चुकी थी, वो एकदम से सुई की नोक जितनी छोटी हो गई। वो कभी 9 आसमानों की महारानी थी। उसने क्या क्या नहीं देखा था। ये खुशबू, क्या ये जोन्सो की इमॉर्टल ची है? नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा शुद्ध और ऊंचे लेवल की है। अपने पिछले जन्म में जब वो सबसे ऊंचे मुकाम पर लड़ रही थी तो उसने एक अमर घास का सिर्फ एक टूटा हुआ हिस्सा देखा था, लेकिन इस एक कटोरे पानी में जो ताकत थी वो उस अमर घास के 10,000वें हिस्से से भी ज्यादा थी। नामुमकिन, इस निचली दुनिया के एक मामूली इंसान के पास इतनी भयानक और जादुई चीज कैसे हो सकती है? क्या ये मुमकिन है कि वो जो आग जलाकर कुछ उबाल रहा था वो सब यही था? सूचिंघन की पहली प्रतिक्रिया थी कि वो इसे पीने से मना कर दे। आखिर वो एक महारानी थी। वो किसी भी अनजान आदमी के हाथ से कुछ भी कैसे पी सकती थी? लेकिन उस सुनहरे पानी में जो ताकत और लालच था उसने उसकी टूटी हुई आत्मा को मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर उस पानी के लिए पागलों की तरह चीख रही थी। कितना नखरा करती है यार। मेरा सब्र खत्म हो गया। मैंने जबरदस्ती उसका जबड़ा पकड़ा और पूरी तानाशाही के साथ पूरा का पूरा कटोरा उसके गले के नीचे उतार दिया। गल्प। जैसे ही वो तरल उसके गले से नीचे उतरा, सूचिंघन को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर 10,000 सितारे एक साथ फट गए हों। बूम। वो 9 नेदर पॉइजन जो ऊपरी दुनिया के एक बहुत बड़े मास्टर ने उसके शरीर में डाला था, जो उसकी हड्डियों में कीड़ों की तरह घुस गया था, वो इस सृष्टि बनाने वाले पानी के सामने ऐसे पिघल गया जैसे तपती धूप में बर्फ। उस जहर को बचने या छटपटाने का एक मौका तक नहीं मिला। वो 1 सेकंड में पूरी तरह साफ हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका वो डेंटियन जो पूरी तरह से राख बन चुका था, वो इस पानी की ताकत से पागलों की तरह वापस जुड़ने लगा। एक बिल्कुल नया डेंटियन जिसके चारों तरफ 9 रंगों की बिजलियां चमक रही थीं। उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे ऊपर उठा, यहाँ तक कि उसकी वो महारानी वाली आत्मा जो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, वो भी इस पल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके चेहरे के वो भयानक घाव जादुई स्पीड से गायब होने लगे और उसकी जगह एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया ठहर जाए और आसमान भी शर्मा जाए। एक हद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और कांच जैसी साफ हो गई। उसके शरीर के चारों तरफ प्रकृति के नियम जादुई जंजीरों की तरह घूमने लगे। ये कैसे हो सकता है? सूचिंघन पूरी तरह से सदमे में थी। वो हैरान होकर अपने शरीर के अंदर उस समंदर जैसी ताकत को महसूस कर रही थी। उसकी नींव अब उसके पिछले जन्म की महारानी वाली जिंदगी से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इस एक कटोरे पानी ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसे एक ऐसा खौफनाक टैलेंट और मौका दे दिया जिसके बारे में उसने पिछले जन्म में सपने में भी नहीं सोचा था। ये आम दुनिया की कोई दवाई नहीं है। ये तो सच में अमर भगवानों वाली चीज है। एक ऐसी चीज जिसके लिए बड़े बड़े अमर राजा भी खून की नदियां बहा दें। वो सूचिंघन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और थोड़ी दूर पर देखा। उस टूटे फूटे अहाते के बीचों बीच पता नहीं कब मैं अपनी उसी पुरानी आराम कुर्सी पर वापस जाकर लेट चुका था। मैंने अपने पैरों को एक के ऊपर एक रखा हुआ था और मेरे मुंह से हल्के हल्के खर्राटे भी आ रहे थे। मैं बिल्कुल किसी आलसी और गंवार नौजवान जैसा लग रहा था, लेकिन इस पल उसकी नजरों में मेरी वो परछाई इतनी बड़ी और इतनी गहरी हो चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। उसे लग रहा था कि मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के अंत में बैठकर पूरी कायनात को चलाने वाला कोई सबसे बड़ा परमेश्वर हूँ। इसने मुझे इतनी जादुई चीज दे दी और ये उस अमर घास को ऐसे उबाल रहा था जैसे नहाने का पानी हो। इसे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। तो क्या ये सच में इस निचली दुनिया का कोई इंसान है?
या फिर ये कोई बहुत पुराना और प्राचीन अमर भगवान है जो इस आम दुनिया में भेष बदलकर खेल रहा है? सू चिंगहन को याद आया कि अभी कुछ देर पहले वो अपने उस महारानी वाले घमंड में कैसे अकड़ रही थी। उसे अब अपने गालों पर शर्मिंदगी की गर्मी महसूस होने लगी। ऐसे महान इंसान के सामने मेरी वो महारानी वाली पहचान क्या औकात रखती है? शायद ऐसे मास्टर को चाय पिलाना भी मेरी 7 पुश्तों की किस्मत होगी। क्या मास्टर सच में कोई दुनिया से छुपकर रहने वाले अमर भगवान है? सू चिंगहन के अंदर अब घमंड का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसने अपने होठों को कसकर दबाया और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक खौफनाक सम्मान और दीवानगी थी। वो उस कुर्सी पर खर्राटे ले रहे मास्टर सामने मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ये नालायक चली सू चिंगहन मास्टर को जान बचाने और नया जीवन देने के लिए शत शत नमन करती है। ये जो सिर उसने झुकाया था वो पूरी तरह से दिल से था। गुयोंग पीक पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। सू चिंगहन जमीन पर घुटने टेके बैठी थी और काफी देर तक उठने को तैयार नहीं थी। वो अपने शरीर के अंदर उस खौफनाक सृष्टि बनाने वाली ताकत को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। और उधर ये छने किनारे खड़े होकर बहुत ही हैरानी से इस नई और हद से ज्यादा खूबसूरत सेकंड जूनियर सिस्टर को घूर रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बिना किसी चेतावनी के जो आसमान अभी अभी बिल्कुल साफ था वो अचानक स्याही जैसा काला हो गया। काले और भयानक बादलों का एक तूफान सीधा हमारे ऊपर आ गया। उन बादलों के बीच हजारों चीखती हुई रूहों और भूतों की आवाजें आ रही थीं। एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी दानवी ऊर्जा ने एक पल में पूरे चिंगयन सेक्ट को अपने घेरे में ले लिया। लुचांगे बाहर निकल कीड़े! एक बहुत ही खूंखार और जानलेवा आवाज आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। चिंगयन सेक्ट के मेन पीक पर जो चेले पहले से ही डरे हुए थे उन्होंने डरते हुए आसमान की तरफ देखा। वहां हवा में 3 रहस्यमयी लोग उड़ रहे थे। उन्होंने काले रंग के लबादे पहने हुए थे जिन पर खून से लाल रंग की एक आंख बनी हुई थी। उनके शरीर से एक ऐसी खौफनाक ताकत निकल रही थी जिससे लोगों की सांसें घुट रही थीं। ये सोल फॉर्मेशन स्टेज वाले महान मास्टर्स हैं। फर्स्ट एल्डर ने जब महसूस किया कि वो उस दबाव से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा है तो उसकी रूह कांप गई और वो डर के मारे जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। सोल फॉर्मेशन स्टेज 10,000 मील के इस पूरे इलाके में ये लोग साक्षात भगवान माने जाते थे। ये अगर एक बार सोच लें तो पूरे के पूरे राज्य को मिटा सकते थे। पता नहीं इन महान मास्टर्स का चिंगयन सेक्ट में आने का क्या कारण है। सेक्ट मास्टर जाओ वूजी डर के मारे कांपता हुआ आसमान में उड़ा। उसकी कमर ऐसे झुकी हुई थी जैसे कोई झींगा मछली हो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और चापलूस मुस्कान थी। उन दानवी लोगों के लीडर ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसके हाथ में अचानक एक जादुई कागज आया। उस तस्वीर में वही सू चिंगहन बनी हुई थी। मैं ऊपरी दुनिया के नेदर डीमन सेक्ट का दूत हूँ। मुझे इस औरत का पीछा करने का हुक्म मिला है। इसके शरीर में 9 नेदर पॉइजन है और ये यहीं कहीं छिपी है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इस औरत को हमारे हवाले कर दो, वरना आज मैं इस चिंगयन सेक्ट के एक कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झाओ वूजी का पूरा शरीर कांप गया। लेकिन जब उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें झटके से बड़ी हो गईं। ये तो वही लड़की है जिसे लू चांगे कल यहाँ उठाकर लाया था। झाओ वूजी की आंखों में एक बहुत ही जहरीली और कमीनी चमक आ गई। ऊपरी दुनिया का डीमन सेक्ट, सोल फॉर्मेशन स्टेज वाले मास्टर, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बैकअप है। वो पिछले काफी समय से इस बात को लेकर परेशान था कि लू चांगे कैसे रास्ते से हटाए, और अब मैं खुद मुसीबत मोल लेकर ऊपर की दुनिया के खौफनाक लोगों को यहाँ ले आया था। ये तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा मौका था। मालिक गुस्सा थूक दीजिए। झाओ वूजी ने बहुत ही चापलूसी से गुयोंग पीक की तरफ इशारा किया। वो चुड़ैल वही है। उसे हमारे सेक्ट के एक गद्दार लू चंगे ने अपने पास छुपा कर रखा है। मैं भी उसे सजा देना ही चाहता था। अगर आपको वो लड़की चाहिए तो आपका ये गुलाम आपके लिए कुत्ते की तरह काम करने को तैयार है। झाओ वूजी पलटा और उसका चेहरा 1 सेकंड में भयानक और कमीना हो गया। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके जोर से चिल्लाया, सारे एल्डर्स ध्यान से सुनो, सेक्ट का सोल लॉकिंग अरे चालू करो। पूरे गोयोंग पीक को सील कर दो। वहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। लू चंगे उस चुड़ैल के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। आज मैं उसे सजा देकर न्याय करूंगा। बूम! चिंगयन सेक्ट का सबसे बड़ा जादुई फॉर्मेशन चालू हो गया। एक बहुत ही बड़ी आधी पारदर्शी रोशनी की दीवार ने पूरे गुयोंग पीक को चारों तरफ से कैद कर लिया। झाओ वूजी सभी एल्डर्स को लेकर ऐसे गुयोंग पीक की तरफ भागा जैसे लोमड़ियों का झुंड किसी शेर के पीछे पीछे शिकार करने जा रहा हो। गुयोंग पीक के अहाते में, मास्टर कोई हम पर हमला करने आ गया है। ये छन ने झटके से अपनी जंग लगी लोहे की तलवार बाहर निकाल ली। उसकी होली बॉडी की ताकत उसके खून में उबलने लगी। भले ही उसकी प्रैक्टिस अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उन सोल फॉर्मेशन स्टेज के कातिलों को देखकर उसे भी एक पहाड़ जैसा दबाव महसूस हो रहा था। लू चंगे बाहर आ और अपनी मौत का सामना कर। झाओ वूजी की आवाज पूरे आसमान में गूंजी और अगले ही सेकंड वो 3 काले लबादे वाले दानवी कातिल हवा को फाड़ते हुए किसी उल्का पिंड की तरह सीधा अहाते के बीचों बीच आकर गिरे। बूम बूम बूम! उनके गिरने की भयानक ताकत से अहाते की दीवारें और पत्थर चकनाचूर हो गए। चुड़ैल, तू सच में यहाँ है? लीडर कातिल की आंखें सू चिंगहन को देखकर लालच से चमक उठी। फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता कि तूने कौन सा जादू करके वो जहर निकाल दिया, लेकिन आज तेरी मौत तय है। झाओ वूजी भी एक किनारे खड़ा होकर कमीनी हंसी हंस रहा था। मालिक, वो जो कुर्सी पर लेटा हुआ है वही लू चंगे है। उसने आपके हुक्म को नहीं माना। उसे तो सबसे दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए।
ये छन और सूचिंघन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों में रत्ती भर भी डर नहीं था। वो दोनों एक साथ आगे बढ़े और उन्होंने मेरी उस कुर्सी को कवर कर लिया जो अभी भी हल्की हल्की हिल रही थी। अगर मेरे मास्टर को हाथ लगाना है तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये छन जोर से दहाड़ा। उसकी एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी की ताकत किसी ड्रैगन की तरह आसमान छूने लगी। इन छोटे मोटे दानवी कुत्तों की इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करें। सूजिंघन के शरीर के चारों तरफ बर्फीली हवाओं का एक तूफान उठने लगा। उसकी आंखों में अपनी पिछली जिंदगी की महारानी वाली खौफनाक चमक दिखने लगी। वो सोल फॉर्मेशन स्टेज का लीडर कातिल पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार था। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कमजोर लड़का और एक छोटी बच्ची जो अभी अभी जहर से ठीक हुई है। तुम लोग सच में मजाक हो? कातिल की आंखों में खूंखार चमक आ गई। क्योंकि तुम लोग इतनी ही जल्दी मरना चाहते हो तो आज मैं पहले तुम दोनों को रास्ते से हटाऊंगा और फिर तुम्हारे उस पीक मास्टर के एक एक टुकड़े करूंगा। Deity Avatar, Nether Ghost Hand. बूम! आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खुल गया। उस बादलों के बीच से एक 100 फुट लंबा काले रंग का दानवी हाथ बाहर निकला। उस हाथ पर काले रंग की खौफनाक आग जल रही थी। उस हाथ का दबाव इतना भयानक था कि लग रहा था वो हवा और स्पेस को भी निचोड़ कर रख देगा। उस हाथ के दबाव से जमीन चटकने लगी थी। खत्म, तुम लोग खत्म हो गए। जवूजी खुशी और पागलपन से चीखने लगा। सोल फॉर्मेशन स्टेज के मास्टर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है। उस हाथ के नीचे पहाड़ भी पीसकर पाउडर बन जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो खौफनाक काला हाथ जो पूरे आसमान को ढक सकता था सीधा मेरी उस टूटी फूटी झोपड़ी के ऊपर गिरने ही वाला था। और तभी उस आराम कुर्सी से जो अभी तक बिल्कुल शांत थी एक हल्की सी चर्र की आवाज आई। मैं जो अभी तक आराम से दोपहर की नींद ले रहा था, मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो आंखें कैसी थीं? वो इतनी गहरी थीं जैसे उनमें करोड़ों सालों का ब्रह्मांड समाया हो और इतनी शांत थीं जैसे कोई पाताल का सबसे गहरा और मरा हुआ समंदर हो। मैंने आसमान से गिरते हुए उस काले रंग के 100 फुट लंबे जादुई हाथ को देखा। मेरी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। मेरी आंखों में सिर्फ एक झुंझलाहट थी। वो झुंझलाहट जो किसी इंसान को तब होती है जब कोई उसकी नींद खराब कर दे। तुम्हारी बकवास खत्म हुई? मैंने बहुत ही शांति से कहा। मेरी आवाज में 30% आलस और 70% गुस्सा था। मेरी आवाज पूरे आसमान और जमीन के बीच ऐसे गूंजी जैसे हवा चल रही हो। और फिर मैंने अपना एक लंबा सफेद और साफ हाथ हवा में उठाया। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर निकाली और उस पहाड़ जैसे खौफनाक काले हाथ की तरफ बहुत ही आराम से एक लाइन खींच दी। कोई खौफनाक धमाका नहीं हुआ, कोई जादुई रोशनी नहीं चमकी। बस जैसे ही मेरी उंगली हवा में घूमी, क्रैक, एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत बड़ा शीशा टूट गया हो। ये आवाज सीधे हर एक इंसान की आत्मा के अंदर जा गूंजी। उन 3 सोल फॉर्मेशन स्टेज के कातिलों, जाओवूजी और पूरे सेक्ट के हजारों चेलों की फटी हुई आंखों के ठीक सामने वो आसमान ढकने वाला 100 फुट का खौफनाक गोस्ट हैंड। ऐसा लगा जैसे किसी न दिखने वाली भगवान की तलवार ने उसे बीचों बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया हो। और फिर बूम! वो खौफनाक हाथ हवा में ही काले रंग के लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। वो किसी कमजोर पानी के बुलबुले की तरह हवा में राख बनकर उड़ गया। हमेशा के लिए खत्म। अरे क्या? उस कातिल लीडर की वो खूंखार हंसी उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर एक सुई की नोक जितनी रह गईं। उसका अवतार टूट चुका था और इस झटके से जो भयानक रिवर्स एनर्जी उठी वो किसी उल्टी सुनामी की तरह सीधा उस कातिल के शरीर में जा घुसी। उस कातिल का पूरा शरीर हवा में बुरी तरह कांपा। उसके अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पागल हो गई। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में लड़खड़ाने लगा और ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ेगा। तूने क्या किया? मेरा सोल फॉर्मेशन अवतार एक उंगली से कैसे टूट सकता है? वो कातिल लीडर पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी आवाज में वो डर और खौफ था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। वो सोल फॉर्मेशन स्टेज का एक अवतार था। अगर कोई उसी के लेवल का महारथी भी आ जाता तो वो भी उस हाथ को इतनी आसानी से हवा में गायब नहीं कर सकता था। तो फिर ये आराम कुर्सी पर लेटा हुआ आदमी ये आखिर कौन सा काला जादू कर रहा था? बहुत शोर करते हो तुम लोग। मैं धीरे से अपनी उस आराम कुर्सी से उठा। मैंने बहुत ही आलस के साथ अपने शरीर को खींचा। मेरी हड्डियों के झटकाने की आवाजें ऐसे आईं जैसे कोई लोहे के चने चबा रहा हो। और मेरे इस एक अंगड़ाई लेने के साथ ही बूम! एक ऐसा खौफनाक दबाव मेरे शरीर से फटा जिसे इस दुनिया के किसी शब्द से नहीं समझाया जा सकता। एक ऐसा दबाव जिसने इस दुनिया के सारे नियमों की हदें तोड़ दी थीं। ऐसा लगा जैसे करोड़ों युगों से सोया हुआ कोई ताई गॉड अचानक जाग गया हो। वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज। ये दबाव इतना भयानक था कि ये पूरी तरह से ठोस रूप ले चुका था। गुयोंग पीक को सेंटर बनाकर 1 लाख मील के दायरे तक का पूरा आसमान 1 सेकंड में चमकते हुए गहरे सुनहरे रंग का हो गया। आसमान और जमीन के सारे नियम इस ताकत के सामने पत्ते की तरह कांपने लगे। वो काले रंग के दानवी बादल जो दुनिया को डराने आए थे वो इस दबाव के सामने ऐसे पिघले जैसे गर्मी में बर्फ का टुकड़ा। वो आधे सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाए और एक खौफनाक हवा की लहर ने उन्हें चीर कर शून्य में बदल दिया। चिंगयन सेक्ट का वो घमंडी सोल लॉकिंग अरे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सोल फॉर्मेशन स्टेज के हमलों को भी रोक सकता है, वो इस दबाव के सामने कागज के एक टुकड़े जैसा साबित हुआ। उस दीवार पर 1 सेकंड में हजारों मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ी और वो एक खौफनाक धमाके के साथ चूर चूर हो गई। जिस सेकंड ये दबाव नीचे गिरा पूरे चिंगयन सेक्ट के सभी 72 पहाड़ों के हजारों बाहरी और अंदरूनी चेले, यहाँ तक कि वो घमंडी एल्डर्स भी, सबके सब एक ही पल में अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे। उनकी हड्डियां दर्द से चीख रही थीं।
उनकी आत्माएं डर से कांप रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 1 लाख प्राचीन पहाड़ उनकी पीठ पर रख दिए गए हों। एक उंगली हिलाना भी उनके लिए नामुमकिन हो गया था। और इस दबाव के बिल्कुल बीचों बीच हमारे अहाते के आसमान में वो 3 खूंखार और घमंडी नेदर डीमन सेक्ट के कातिल वो अपनी चीख तक पूरी नहीं कर पाए। वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के उस भगवान जैसे दबाव ने उन्हें हवा से मक्खियों की तरह जमीन पर दे मारा। बूम क्रैश। मजबूत नीले पत्थरों वाली जमीन पर 3 बहुत ही बड़े और गहरे गड्ढे बन गए। वो तीनों सोल फॉर्मेशन स्टेज के खूंखार कातिल इस वक्त दीवार पर पिछी हुई मक्खियों की तरह दिख रहे थे। उनकी हड्डियां इंच इंच करके टूट चुकी थीं, उनकी सांसें उखड़ रही थीं और उनकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई थी। वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज। वो कातिल लीडर गड्ढे के अंदर पेट के बल पड़ा था। उसकी आंखें खौफ के मारे इतनी फट चुकी थीं कि उनसे खून निकलने लगा था। उसका पूरा चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सफेद खालीपन बचा था और उसके दिल में एक कभी न खत्म होने वाली निराशा। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस निचली दुनिया के नियम टूटे हुए हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कोई सोल फॉर्मेशन पीक तक ही जा सकता है। तुमने दुनिया की हदों को कैसे पार किया? तुम वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज पर कैसे पहुंच गए? तुम आखिर हो कौन? तुम इस निचली दुनिया के कोई आम इंसान नहीं हो सकते। वो कातिल पागलों की तरह रोने लगा। उसका नेदर डीमन सेक्ट इस निचली दुनिया में इसलिए राज करता था क्योंकि उनके पास सोल फॉर्मेशन स्टेज के कुछ पुराने मास्टर थे। लेकिन एक वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के भगवान के सामने उन 3 कातिलों की तो बात ही छोड़ दो। अगर पूरा का पूरा नेदर डीमन सेक्ट भी अपनी सारी फौज ले आए तो वो भी इस आदमी की एक उंगली के बराबर नहीं था। एक तरफ खड़ी सू चिंगहन का शरीर भी इस वक्त जोर से कांप रहा था। भले ही वो अपने पिछले जन्म में एक 9 आसमानों की महारानी थी, भले ही उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं कोई बहुत ही खौफनाक और गहरा इंसान हूँ, लेकिन जब मैंने असल में ये वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज का दबाव रिलीज किया तो उसकी दुनिया के सारे नियम टूट गए। जो बोला वही नियम बन गया। दबाव ने ठोस रूप ले लिया। ये कंट्रोल, ये नियमों को अपनी उंगलियों पर नचाना, अगर ये ऊपरी दुनिया में भी होता तो भी ये किसी सबसे बड़े और खौफनाक भगवान की निशानी होती। सू चिंगहन अब मुझे किसी इज्जत से नहीं देख रही थी, बल्कि वो मेरी एक ऐसी पागलों जैसी दीवानी बन चुकी थी जो किसी भगवान को पूछती हो। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा जिसकी रूह कांप रही थी वो था सेक्ट मास्टर जाओ वूजी। धड़ाम। जाओ वूजी मेरे पैरों के पास सीधा आकर गिरा। उसके कपड़े ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। उसे लग रहा था जैसे उसका पित्ताशय ही डर के मारे फट गया है। उसके मुंह में सिर्फ खून का कड़वा स्वाद आ रहा था। जब उसने सोचा कि अभी कुछ मिनट पहले वो कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा था और मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, जाओ वूजी का मन कर रहा था कि वो खुद को हजारों थप्पड़ मारे। मैं अपने चेलों और एल्डर्स की फौज लेकर वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के एक खौफनाक पूर्वज को मारने चला था। ये तो सीधे सीधे खाई में कूदने वाली बात थी। लू, पीक मास्टर लू। नहीं, लू पूर्वज। लू दादा। जो वूजी पागलों की तरह पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगा। उसने अपना सिर इतनी जोर से पटका कि उसका माथा फट गया और खून बहने लगा। मुझे मजबूर किया गया था। ये सब इन 3 दानवों की साजिश थी। मैं तो हमेशा से सेक्ट का वफादार रहा हूँ और आपके लिए तो मेरी इज्जत एक बहती हुई नदी जैसी है। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे एक कीड़ा समझकर जाने दीजिए। मजबूर किया गया था। मैंने ऊपर से उसे बहुत ही ठंडी और बिना किसी जज्बात वाली ना मजबूर किया गया था। मैं ऊंचाई से उसे घूर रहा था। मेरे होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। तू अपनी फौज लेकर मुझे गोयोंग पीक पर घेरने आया था। एक सोल फॉर्मेशन स्टेज वाले के सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा था और अब कहता है मजबूर किया गया था। मेरी ठंडी और बिना जज्बात वाली आवाज चाओ वूजी के कानों में मौत के फरमान की तरह गूंजी। चूंकि तुझे ऊपरी दुनिया के उन जंगली कुत्तों का पालतू बनने का इतना ही शौक है तो जा पाताल में जाकर उनका पालतू कुत्ता बन जा। जैसे ही मेरे ये शब्द खत्म हुए मैंने बहुत ही लापरवाही से अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में एक थप्पड़ मार दिया। बूम। पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ एक विशाल सुनहरा हाथ आसमान से गिरा। उस हाथ में दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत थी। नहीं। जाओ वूजी के मुंह से दर्द और निराशा से भरी एक खौफनाक चीख निकली। धड़ाम। एक ऐसा भारी धमाका हुआ जिसने पूरे सेक्ट को हिला दिया। गोल्डन कोर पीक का लीडर, चिंगन सेक्ट का मास्टर जाओ वूजी, उसे बचने या छटपटाने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला। वो पूरा का पूरा आदमी उस एक सुनहरे थप्पड़ के दबाव से जमीन के 10 मीटर अंदर धंस गया। उसकी जगह पर सिर्फ एक बहुत बड़ा हाथ का निशान बचा था और उस निशान के ठीक बीचों बीच बस खून और मांस का एक ऐसा दाग था जिसे देखकर इंसान भी नहीं कहा जा सकता था। कातिलाना फैसला। बिना किसी रहम के पूरे अहाते में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ ठंडी हवा के चलने की आवाज आ रही थी। एक पूरी पीढ़ी का सेक्ट मास्टर ऐसे खत्म हो गया जैसे किसी ने पैरों तले कोई कीड़ा कुचल दिया हो। मैंने बहुत ही आराम से अपने हाथों से धूल झाड़ी जैसे मैंने कोई बहुत ही मामूली सा काम किया हो। फिर मैंने बाहर घुटनों के बल कांपते हुए उन हजारों चेलों और एल्डर्स की तरफ देखा भी नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी गहरी नजरें हवा के पार जाकर 9 आसमानों के ऊपर मौजूद उन भारी बादलों पर लॉक हो गईं। मेरे होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक तिरछी मुस्कान आ गई। बहुत देर से तमाशा देख रहे हो होली लैंड के दोस्त, अब बाहर नहीं आओगे क्या? बूम। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई 9 आसमानों के ऊपर वो बादल जो अभी अभी शांत हुए थे वो पागलों की तरह उबलने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन भगवान की कुल्हाड़ी ने उन बादलों को जबरदस्ती बीच से फाड़ दिया हो। आसमान में एक दरार पड़ गई और उस दरार से एक ऐसी भयानक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी जिसे देखकर इंसान अंधा हो जाए। उस सुनहरी रोशनी के साथ साथ एक बहुत ही जादुई और जन्नत जैसा संगीत गूंजने लगा।
हवा में ड्रैगन और फिनिक्स की परछाइयां उड़ने लगीं और उस सुनहरी रोशनी वाले रास्ते के अंत से एक बहुत ही शाही और खौफनाक रथ बाहर निकला, जिसे 9 प्योर ब्लड गोल्डन जेड लायंस खींच रहे थे। उस रथ के ऊपर एक बहुत ही घमंडी और ताकतवर अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने जुक्सिया होली लैंड का सफेद चोगा पहना हुआ था, जिस पर सुनहरी किनारी बनी थी। उसके हाथों में एक सुनहरे रंग का जादुई कागज था, जिससे खौफनाक ताकत निकल रही थी। वो आसमान में ऐसे खड़ा था जैसे आम इंसानों को देखने कोई भगवान नीचे उतारा हो। उसके शरीर के दबाव से उसके आसपास की हवा और जगह तक मुड़ रही थी। भले ही उसका दबाव मेरे वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज जितना खौफनाक नहीं था, लेकिन फिर भी वो पक्के तौर पर एक सोल फॉर्मेशन पीक का भयानक मास्टर था। जुक्सिया होली लैंड का दूत। वो आदमी काफी देर से उन बादलों के ऊपर छुपकर खड़ा था। उसने अपनी आंखों से मुझे उन 3 कातिलों और जाओ वूजी को मारते हुए देखा था। भले ही मेरी उस खौफनाक ताकत को देखकर उसका दिल भी डर से कांप उठा था, लेकिन वो जुक्सिया होली लैंड का आदमी था और उसके हाथ में जो कागज था वो इस पूरे पूर्वी इलाके के सबसे बड़े जीनियस जुक्सिया गॉडसन का पर्सनल फरमान था। इस पूरे पूर्वी इलाके में जुक्सिया होली लैंड सबसे बड़ा और असली भगवान था, चाहे तुम दुनिया से छुपकर रहने वाले कोई पुराने मास्टर ही क्यों ना हो। होली लैंड का फरमान देखते ही तुम्हें घुटनों के बल बैठकर इसे स्वीकार करना ही पड़ता था। लुचंगे, उस पवित्र दूत ने गायोंग पीक को ऊपर से घूरते हुए कहा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी आवाज किसी गरजते हुए तूफान की तरह पूरे शिंगयुन सेक्ट में गूंजी। उसकी आवाज में एक ऐसा घमंड था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तुम एक सच्चे सेक्ट के पीक मास्टर हो और तुमने सबके सामने अपने ही सेक्ट मास्टर को इतनी बेरहमी से मार दिया। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं यहाँ जुक्सिया गॉडसन महामहिम चू तियांजियाओ के हुक्म से उनका पवित्र फरमान लेकर आया हूँ। चू तियांजियाओ, ये नाम सुनते ही मेरे पीछे खड़े ये चन की आंखें तुरंत खून जैसी लाल हो गईं। बूम! उसकी एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी बिना उसके कंट्रोल के एक पागलों जैसी ताकत और लालच से उबलने लगी। उसके नाखून उसके हाथों के मांस में घुस गए और खून की बूंदें टप टप जमीन पर गिरने लगीं। चू तियांजियाओ, वही तो वो पाखंडी और झूठा इंसान था। उसी ने तो येचन की लेजेंडरी लाइटनिंग रूट नोची थी। उसी ने उसका सारा कल्टीवेशन बर्बाद करके उसे एक जंगली कुत्ते की तरह होली लैंड से बाहर फेंक दिया था। ये नफरत, ये दुश्मनी इतनी गहरी थी कि अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी भी लगा दिया जाए तो भी इसे धोया नहीं जा सकता था। पवित्र दूत ने येचन की उस पागलों और जानवरों जैसी नजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पूरे घमंड के साथ उस चमकते हुए सुनहरे फरमान को खोला और जोर से पढ़ने लगा, मानो वो किसी की किस्मत का फैसला सुना रहा हो। गॉड सन का फरमान, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए अगर तुम अपनी गलती मान लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। पहला, होली लैंड के उस गद्दार और मुजरिम येचन को तुरंत मेरे हवाले कर दो। मैं उसे वापस होली लैंड की पाताल जेल में लेकर जाऊंगा, जहां वो अपने गुनाहों की सजा काटेगा। दूसरा, तुम्हें लूचंगे सबके सामने अपना सारा कल्टीवेशन खुद बर्बाद करना होगा और मेरे साथ जुक्सिया होली लैंड के दरवाजे पर आकर पूरे 10 साल तक घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। फरमान पढ़ने के बाद दूत ने कहा, लूचंगे अभी तक घुटनों के बल बैठकर गॉडसन के इस रहम को कबूल क्यों नहीं कर रहे। दूत की आवाज पूरे आसमान और जमीन पर एकदम घोंटने वाले दबाव की तरह गूंजी। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। चिंगन सेक्ट के जो थोड़े बहुत एल्डर्स और चेले बचे थे उन सब ने निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी अभी नेदर डीमन सेक्ट से जान बची थी और अब ये उनसे भी ज्यादा खौफनाक जुक्सिया होली लैंड आ गया। जुक्सिया होली लैंड से दुश्मनी लेने का मतलब था सीधा यमराज से दुश्मनी लेना। न आसमान में कोई जगह बचेगी न जमीन के नीचे। लेकिन अहाते के बीचों बीच खड़ा मैंने बस एक गहरी सांस ली। मैं उस दूत को ऐसे देख रहा था जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मेरे सामने खड़ा हो। बकवास बंद कर। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया। मैंने बस अपना दाहिना हाथ हवा में उस दूत की तरफ उठाया और हवा में ही मुट्ठी बंद कर ली। वूश! आसमान और जमीन की जादुई ताकत एक झटके में पागल हो गई। वो सोल फॉर्मेशन पीक वाला घमंडी दूत, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसे बस इतना महसूस हुआ कि एक ऐसी खौफनाक चूसने वाली ताकत आई है जिसे वो रोक नहीं सकता। उस ताकत ने उसके आसपास की पूरी जगह को लॉक कर दिया। उसका वो लेवल जिस पर उसे इतना घमंड था, वो उस खौफनाक ताकत के सामने ऐसे था जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी खूंखार ड्रैगन के सामने खड़ा हो। यूएसएस, उस दूत के हाथ में पकड़ा हुआ वो सुनहरा जादुई फरमान जो गॉडसन की खौफनाक ताकत से चमक रहा था, वो उसके हाथ से छूट गया और एक रोशनी की लकीर बनकर सीधा मेरे हाथ में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉडसन का फरमान छीनने की? तुम सीधे जुक्सिया होली लैंड से जंग का ऐलान कर रहे हो। दूत खौफ और गुस्से से पागलों की तरह चीखने लगा। वो उस हवा के लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। मैंने उसके भौंकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने नीचे देखा और अपने हाथ में पकड़े उस फरमान को घूरा जो हजारों साल पुरानी जादुई सिल्क से बना था और जिसमें से एक हल्की सी जादुई महक आ रही थी। उन हजारों लोगों की फटी हुई, सदमे वाली और पागल हो चुकी आंखों के सामने मैंने बहुत ही धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया। अभी कुछ देर पहले मैंने जाओ वूजी की लाश के पास उस जमीन पर पैर रखा था जो टूट चुकी थी, इसीलिए मेरे जूते के तलवे पर एक बहुत ही बड़ी और गंदी मिट्टी लग गई थी। और फिर बहुत ही कैजुअल तरीके से मैंने जुक्सिया होली लैंड की सबसे बड़ी ताकत, उनके गॉडसन की इज्जत, उस जादुई सुनहरे फरमान को जमीन पर नीचे बिछा दिया और अपना वो मिट्टी वाला गंदा जूता उस फरमान के ऊपर रखा और जोर जोर से रगड़ने लगा। स्विश, स्क्रैच! वो जादुई सिल्क इस दर्दनाक रगड़ से चीखने लगा। वो भगवान का फरमान जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था,
वो एक ही पल में मेरे जूते की गंदी मिट्टी से पूरी तरह लिपट गया, यहाँ तक कि मेरे जूते की रगड़ से उसमें कुछ बड़े बड़े छेद भी हो गए। वो इस कागज का मटेरियल थोड़ा कड़क है, लेकिन जूता साफ करने के लिए ठीक ठाक है। मैंने अपने साफ हुए जूते के तलवे को देखकर बहुत ही संतुष्टि के साथ ये बात कही। शांति, एक ऐसी गहरी शांति जो हड्डियों को भी जमा दे। पूरे ब्रह्मांड में जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया था। सू जिंगहान बेवकूफों की तरह खड़ी थी। ये चैन का मुंह खुला रह गया था। बाहर घुटनों के बल बैठे वो हजारों चेले, उन्हें तो लग रहा था कि उनकी आत्मा ही उनके शरीर से बाहर आ गई है। जुक्सियाओ गॉडसन के फरमान से जूता साफ कर रहा है, पागल हो गया है। ये तो आसमान में छेद करने वाली बात है। ये तो जुक्सियाओ होली लैंड का चेहरा जमीन पर रखकर उसे पैरों से कुचलने वाली बात है। ओह लुचांगे, तू एक पागल कुत्ता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गॉडसन के फरमान की बेइज्जती की। तू खत्म हो गया। जुक्सियाओ होली लैंड अपने सबसे खूंखार भगवानों को भेजेगा और तुझे ऐसी सजा देगा कि तेरी आत्मा हमेशा के लिए पाताल में जलती रहेगी। हवा में लॉक, वो पवित्र दूत, पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और वो जानवरों की तरह चीख रहा था। मुझे सजा दोगे? मेरी आंखों में आखिरकार एक बहुत ही बर्फीली और कातिल चमक आ गई। मैंने झटके से अपना सिर उठाया। मेरा शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और सिर्फ एक परछाई हवा में रह गई। बूम! हवा और स्पेस उस सोनिक बूम की आवाज से फट गए। मैं स्पेस के सारे नियमों को तोड़ता हुआ एक सेकंड में उस दूत के ठीक चेहरे के सामने पहुंच गया। दूत की पुतलियां डर के मारे सुई से भी छोटी हो गईं और मेरी लात, जिसमें सितारों को फोड़ देने वाली ताकत थी, वो उसके शरीर के आधे हिस्से पर जोर से जाकर पड़ी। क्रैक, स्प्लैट! एक ऐसी खौफनाक आवाज आसमान में गूंजी जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोल फॉर्मेशन पीक का दूत, उसे अपना जादुई कवच चालू करने का समय तक नहीं मिला। उसके शरीर का आधा हिस्सा, उसका कंधा, उसका हाथ और उसकी जांघ, मेरी लात की वजह से एक ही सेकंड में मांस और खून के एक भयानक फव्वारे में बदल गया। खून, मांस और हड्डियों के टुकड़े आसमान से किसी बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। मेरा शरीर, दूत का वो आधा बचा हुआ शरीर, हवा में पागलों की तरह छटपटा रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी भयानक सुअर की तरह चीख रहा था। उस दर्द की वजह से वो हवा में ही लगभग बेहोश होने वाला था। मैंने उसे सीधा मारा नहीं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके बचे हुए आधे गले को कसकर पकड़ लिया। मेरी नजरें उस पर मौत के देवता जैसी थीं। मैं तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे संदेश भिजवाने के लिए एक कुत्ते की जरूरत है। जुक्सिया होली लैंड वापस जा और अपने उस चूतियंजियाओ से कह दे कि अपनी गर्दन धोकर साफ रखे। मैं आ रहा हूँ और वो अपनी जगह पर मेरा इंतजार करे। ये कहकर मैंने उसे किसी कचरे के डिब्बे की तरह एक जोरदार लात मारी और उसे वापस उसी जादुई रथ के अंदर फेंक दिया। वो रथ खौफ के मारे एक रोशनी की तरह चमका और बिना किसी दिशा की परवाह किए तूफान की तेजी से बादलों में छुपकर भाग गया। आसमान और जमीन के बीच एक बार फिर मौत जैसी शांति छा गई। मैं धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और अहाते में वापस आ गया। मैंने जमीन पर कुचले हुए उस फरमान की तरफ देखा भी नहीं। मैं मुड़ा और मैंने ये जन की तरफ देखा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और जिसका पूरा शरीर जोश और नफरत से कांप रहा था। मैंने हाथ पीछे किया और अपने स्टोरेज स्पेस से एक ऐसा जादुई जेड निकाला जिससे करोड़ों साल पुरानी भगवानों वाली महक आ रही थी। मैंने उसे बहुत ही लापरवाही से ये चन की गोद में फेंक दिया। ये चन बेवकूफों की तरह मुझे देख रहा था और मैं जाकर फिर से अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया। ये चन बेवकूफों की तरह मुझे देख रहा था और मैं जाकर फिर से अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया। मैंने अपना वो टूटा हुआ पंखा उठाया और उसे हवा करने लगा। मेरी आवाज बहुत ही शांत थी, लेकिन उसमें लाशों के पहाड़ों और खून के समंदर जैसी खौफनाक और जबरदस्त ताकत थी। मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ, इसलिए जुक्सियाओ होली लैंड जा और उस गॉडसन की जान मेरे लिए ले आ। चिंगन सेक्ट, मेन पीक का बड़ा हॉल। हवा में अभी भी खून और मौत की बहुत तेज गंध फैली हुई थी। सेक्ट मास्टर जाओ वूजी को एक थप्पड़ में राख किए हुए अभी 1 घंटे से भी कम का समय बीता था। उस बड़े हॉल में जो 11 तो खूंखार एल्डर्स बचे थे, वो इस वक्त 11 बिना पंख वाले तीतरों की तरह लाइन से जमीन पर घुटने टेके बैठे थे। हर एक का माथा ठंडे और बर्फीले जेड पत्थरों वाली जमीन पर चिपका हुआ था। उनके शरीर किसी छलनी की तरह कांप रहे थे और वो गहरी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और वो जगह जो चिंगन सेक्ट की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक थी, यानी सेक्ट मास्टर की कुर्सी। मैं उस कुर्सी पर बहुत ही बुरे और बेतरतीब तरीके से फैला हुआ बैठा था। मेरे हाथ में एक पुरानी और जादुई चमक वाली स्टोरेज रिंग थी, जिसे मैं हवा में उछाल रहा था। ये चिंगन सेक्ट के खजाने की अंगूठी थी, जो हजारों सालों से उनके पास थी। अभी कुछ देर पहले अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट एल्डर ने बिना सोचे समझे पूरे सेक्ट का खजाना और उनकी पीढ़ियों की मेहनत अपने दोनों हाथों से मेरे सामने लाकर रख दी थी। बस ये कचरे और लोहे के टुकड़े, ऐसे तुम खजाना कहते हो? मैंने अपनी जादुई नजर से उस अंगूठी के अंदर झांका और घिन से अपना मुंह बना लिया। उसके अंदर कुछ ब्लैक रैंक हथियार और कुछ लेवल 3 की दवाइयां भरी पड़ी थीं। मेरी नजरों में ये सब सड़क पर पड़े छोटे पत्थरों से भी गए गुजरे थे, लेकिन आम चीजों का आम तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरे होठों पर एक बहुत ही पागलों जैसी और खूंखार मुस्कान आ गई। मैंने सिर घुमाकर एक तरफ देखा, जहां ये चेन और सूचिंघन अभी भी उस गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। चेलों, इधर आओ। ये चेन और सूचिंघन का पूरा शरीर कांप उठा और वो बहुत ही इज्जत के साथ मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनकी नजरों में मैं अब इंसान नहीं था, मैं एक ऐसा जिंदा और खौफनाक भगवान था जो कभी भी आसमान में छेद कर सकता था। तुम्हारे मास्टर ने कहा था कि 1 महीने बाद तुम दोनों को लेकर वो जुक्सिया होली लैंड तबाह करने जाएगा, लेकिन तुम्हारी अभी की ताकत मेरी आंखों को दर्द दे रही है।
ये कहते हुए मैंने अपना हाथ सीधे उस खजाने वाली अंगूठी के अंदर डाल दिया और अगले ही सेकंड, जैसे कोई बाजार में सस्ती सब्जियां फेंकता है, मैंने मुट्ठियां भर भर कर वो रंग बिरंगी जादुई गोलियां और हथियार निकाले और बिना देखे अपने दोनों चेलों के ऊपर पागलों की तरह फेंकने लगा। ये पकड़ो, ये टूटी हुई तलवार ले जाओ, इससे सब्जियां काटना। ये लेवल 3 की एनर्जी रिकवरी पिल है, ऐसे मीठी टॉफी समझकर चबाते रहना। और ये टूटे हुए जादुई मटके, इन्हें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर लेना। खचाखच डड़ाम। चिंगन सेट के हजारों सालों के अनमोल खजाने अब कचरे के पहाड़ की तरह ये चन और सुचिंगहन के ऊपर गिर रहे थे और उन्हें पूरी तरह से डुबो चुके थे। नीचे जमीन पर घुटने टेके बैठे फर्स्ट एल्डर का दिल तो खून के आंसू रो रहा था। उसकी आंखें इतनी फट गई थीं कि लग रहा था बाहर गिर पड़ेंगे। वो चिंगन सेक्ट की सबसे महान तलवार थी, उसे सब्जी काटने के लिए दे दिया। और वो लेवल 4 की ग्रेट हीलिंग पिल जो मुर्दे को जिंदा कर सकती है, उसे टॉफी की तरह खाने को बोल रहा है। जब वो बूढ़ा एल्डर सदमे से हांफने लगा, ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें अटक जाएंगी और वो वहीं मर जाएगा। लेकिन उसने जबरदस्ती अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और अपनी चीख को गले के नीचे उतार दिया। उसे डर था कि अगर उसने आवाज निकाली तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इन फालतू चीजों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त सिस्टम की सबसे बड़ी और पागलों वाली पार्टी चल रही थी। डिंग होस्ट ने बड़े चेले ये चन को एक हथियार दिया। 8000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको एम्परर लेवल वेपन गॉड स्लेइंग सोर्ड मिली है। डिंग होस्ट ने दूसरी चेली सुचिंगहन को दवाई दी। 9000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको 9 टर्न्स इमॉर्टल पिल मिली है। डिंग होस्ट ने बड़े चेले ये चन को एक सामान दिया। 10,000 गुना क्रिटिकल रिटर्न ट्रिगर हुआ। बधाई हो, आपको केओस ट्रेजर 36 पेटल क्रिएशन ब्लू लोटस मिला है। यस तेरेन। पागलपन। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में एक अटकी हुई मशीन गन की तरह लगातार चल रही थी। 10,000 गुना, 8,000 गुना, 5,000 गुना। मेरा सिस्टम स्पेस सिर्फ एक पल में ऐसी चीजों से खचाखच भर गया जिनमें दुनिया तबाह करने की ताकत थी। ये वो जादुई हथियार और अमर दवाइयां थीं जिनमें से अगर एक भी चीज ऊपरी दुनिया में निकाल दी जाती तो वहां के अमर राजाओं में ब्रह्मांड स्तर का महायुद्ध छिड़ जाता। और वो खौफनाक चीजें यहाँ मेरे गोदाम में किसी सस्ती गोभी की तरह ढेर लगी हुई थी। मजा आ गया। ये है चीट कोड का असली मजा। मैं पागलों की तरह आसमान की तरफ देखकर हंसने लगा। मेरी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा हॉल जोर जोर से हिलने लगा। सिस्टम, वो सारी दवाइयां और खजाने जो मेरी ताकत बढ़ा सकते हैं, उन सबको अभी निकालो और मेरे अंदर फिट करो। बूम। जैसे ही मैंने ये कहा, एक ऐसी खौफनाक और भयानक ताकत जिसे दुनिया का कोई शब्द बयान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इस दुनिया के नियम भी जिसे नहीं समझ सकते, वो ताकत करोड़ों प्राचीन ड्रैगन्स की तरह सीधे मेरे शरीर के अंदर घुस गई। मेरा कल्टीवेशन इस पल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वो वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज स्पीकर की दीवार इस नई ताकत के सामने कागज की तरह फटकर राख हो गई। बारी इंटीग्रेशन स्टेज पार, ग्रेट व्हीकल स्टेज पार। सिर्फ 10 सांसों के समय में मेरी ताकत उस लेवल पर पहुंच गई थी जहां पूरे पूर्वी महाद्वीप की रूह कांप रही थी। आसमान एक सेकंड में गहरे बैंगनी रंग का हो गया। 10 लाख मील के दायरे की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत खींचकर खत्म हो गई। 9 आसमानों के ऊपर 1 लाख मील तक फैली हुई दुनिया को तबाह कर देने वाली एक बिजलियों की खौफनाक तबाही इकट्ठा होने लगी। ये दुनिया के नियमों का वो डर था जो मेरे इस खौफनाक वजूद को मिटाने के लिए पैदा हुआ था। हे भगवान, वो क्या है? 1 लाख मील तक बिजलियों का तूफान। क्या कोई अमर भगवान बनकर स्वर्ग में जा रहा है? पूरे पूर्वी इलाके के जितने भी पुराने और खूंखार राक्षस एकांत में बैठे थे, वो सब इस दबाव से जाग गए। वो सब अपनी गुफाओं से बाहर निकले और खौफ से चिंगन सेक्ट की तरफ देखने लगे। उनकी आत्माएं डर से कांप रही थीं। बिजली का तूफान। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी उन गहरी आंखों में से 2 सुनहरी रोशनी निकली जो करोड़ों युगों को चीर सकती थी। मैं यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा करने की? दफा हो जा। मैंने वसंत की कड़कती हुई बिजली की तरह जोर से उस 1 लाख मील के खौफनाक तूफान को दहाड़कर हुक्म दिया। बूम! मेरी आवाज ही कानून बन गई। उन सभी खौफजदा और पागल हो चुके लोगों की आंखों के ठीक सामने दुनिया के सबसे बड़े नियमों का वो खौफनाक तूफान, जैसे एक लात खाया हुआ डरा हुआ कुत्ता हो, वो हवा के बीचों बीच टूट गया, बिखर गया। एक बिजली की चिंगारी तक नीचे गिरने की हिम्मत नहीं कर पाई और वो तूफान हवा में ही राख बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक शब्द और स्वर्ग का तूफान भाग गया। ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग स्टेज पूरा हुआ। सन्नाटा। नीचे जमीन पर बैठी सुचिंगहन ये नजारा देखकर धड़ाम से बैठ गई। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ सदमा और पागलपन लिखा था। एक आवाज से आसमान के तूफान को फाड़ दिया। क्या ये कोई इंसान है? एक पूर्व 9 आसमानों की महारानी के तौर पर उसके सारे विश्वास को मैंने जमीन पर पटक कर कुचल दिया था। अपने पिछले जन्म में वो जिन लेवल तक पहुंचने के लिए हजारों साल रोई और तड़पी थी, वो लेवल मैंने एक घूंट पानी पीने के समय में पार कर लिए थे और मैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था। अभी भी क्या बेवकूफों की तरह देख रहे हो? इसे खाओ और प्रैक्टिस करो। मैंने अपना हाथ घुमाया और वो 9 टर्न्स इमॉर्टल पिल और जादुई पानी बहुत ही बुरे तरीके से अपने दोनों चेलों के मुंह में ठूंस दिया। अगर 1 महीने के अंदर तुम दोनों सोल फॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंचे तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगा। इन देवताओं को भी लालच देने वाले खजाने के पहाड़ के बीच गुयोंग पीक पूरे पूर्वी इलाके का सबसे भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान बन चुका था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। 1 महीने का समय बस पलक झपकते ही बीत गया। उस दिन गुयोंग पीक के आसमान में
अचानक एक सुनहरी और एक नीली रोशनी की भयानक किरणें सीधे स्वर्ग को फाड़ती हुई ऊपर उठी। ड्रैगन और फीनिक्स के नाचने की परछाइयां बन गई। दो खौफनाक सोल फॉर्मेशन स्टेज के दबाव एक तूफान की तरह पूरे इलाके में फैल गए। ये छेन, उसकी एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। सोल फॉर्मेशन स्टेज, उसके शरीर का खून धुएं की तरह उड़ रहा था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो सीधे जादुई हथियारों से टकरा सकता था। सुकिंगन, उसकी केओस आइस गॉड बोन फिर से बन चुकी थी। सोल फॉर्मेशन स्टेज, उसकी महारानी वाली आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी थी। वो सिर्फ अपनी एक नजर से 10,000 मील के इलाके को बर्फ में जमा सकती थी। सिर्फ 18 साल के दो सोल फॉर्मेशन स्टेज के मास्टर। अगर ये बात बाहर पता चल जाती तो कल्टीवेशन की पूरी दुनिया पागल हो जाती। बाम! गुयोम पीक का वो टूटा फूटा दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर खुला। मैंने सफेद रंग के बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। मैंने एक बहुत बड़ी अंगड़ाई ली। मेरे शरीर से रत्ती भर भी कोई जादुई ताकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल किसी अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे पीछे जो येचन और सूचिंगहन खड़े थे, वो दो प्राचीन और खूंखार राक्षसों की तरह लग रहे थे, जो कभी भी किसी को फाड़ खाने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज थी, हद से ज्यादा सम्मान और अंधा पागलपन। मेरे होठों पर एक बहुत ही आलसी लेकिन खतरनाक मुस्कान आ गई। चलो बच्चों, अपने मास्टर के साथ होली लैंड की धज्जियां उड़ाने चलते हैं। आज का जुक्सियाओ होली लैंड रोशनी और जश्न में डूबा हुआ था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हुए थे। ये पूरी होली लैंड 9 आसमानों के ऊपर तैर रही थी। बादलों के बीच जादुई जानवर उड़ रहे थे और आसमान से सुनहरी रोशनी की बारिश हो रही थी। आज का दिन बहुत खास था। आज जुक्सियाओ होली लैंड का गॉड सन शू तियानचाओ ग्रेट चू साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की लियू रुयन से शादी कर रहा था। ये जश्न होली लैंड के सबसे मुख्य हेवनली पैलेस स्क्वायर में हो रहा था। इस वक्त उस चौक में पूरे पूर्वी महाद्वीप के सबसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हजारों साल पुराने परिवारों के मुखिया, करोड़ों जमीन पर राज करने वाले साम्राज्यों के राजा और यहाँ तक कि कुछ वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के ऐसे पुराने पूर्वज जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। गॉडसन सच में एक चमत्कार है। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्होंने सोल फॉर्मेशन स्टेज का पहला लेवल पार कर लिया है। वो तो भविष्य में जिंदा ही भगवान बन जाएंगे। हाँ भाई, सुना है कुछ दिन पहले उन्होंने लेजेंडरी सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग रूट भी जगा ली है। ये टैलेंट तो 10 लाख सालों में एक बार मिलता है। वहां बैठे बड़े बड़े लोग अपनी वाइन के ग्लास टकरा रहे थे और जमकर चू तियानजियाओ की तारीफों के पुल बांध रहे थे। और उस बड़े हॉल के बीचों बीच बैंगनी और सुनहरे रंग का राजसी चोगा पहने गॉड सन चू तियानजियाओ खड़ा था। उसके शरीर के आसपास पागलों की तरह बैंगनी रंग की बिजलियां चमक रही थीं। उसके अंदर से सोल फॉर्मेशन स्टेज का एकदम घोंटने वाला दबाव निकल रहा था। अपने चारों तरफ हो रही तारीफों को सुनकर चू तियानजियाओ की आंखों में एक बहुत ही घमंडी और पागलों वाली चमक आ गई। क्या सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग रूट? ये तो उसने खुद अपने हाथों से उस कमजोर और कचरे इंसान के शरीर से नोच कर निकाली थी, जो कभी उसका खून का भाई हुआ करता था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? कल्टीवेशन की दुनिया का नियम है, कमजोर को ताकतवर खा जाता है। अब वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस और भगवान था। तियानजियाओ भैया, एक बहुत ही मीठी और नखरे वाली आवाज आई। लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहने हुए लियू रुयन मटकते हुए उसकी तरफ आई। वो कभी येचन की होने वाली पत्नी थी, लेकिन जिस दिन येचन का टैलेंट नोचा गया, उसने बिना एक पल सोचे वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया था और दौड़कर चू तियानजियाओ की बाहों में आ गिरी थी। रुयन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चू तियानजियाओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बहुत ही घमंड से कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। उस कचरे के साथ तुम सिर्फ कीचड़ में तड़पती रहती। मेरे साथ तुम इस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर राज करोगी। मैं जानती हूँ। लियू रुयन की आंखों में एक पागलपन था। फिर उसने बहुत ही नफरत और घिन के साथ कहा, वो कचरा ये चैन है। पता नहीं अब तक कहाँ कीचड़ में मर गया होगा। आपके पैरों की धूल बनना भी उसके लिए किस्मत की बात थी। वक्त हो गया है। होली लैंड के फर्स्ट एल्डर की आवाज आसमान के बादलों की तरह गूंजी। गॉड सन और होने वाली महारानी। आसमान और जमीन को सजदा करें। पूरे चौक में मौजूद हजारों लोग एकदम शांत हो गए। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। चू तियानजियाओ के चेहरे पर घमंड और खुशी थी। उसने रुयन का हाथ पकड़ा और जमीन पर झुकने ही वाला था कि तभी बूम! अचानक 9 आसमानों के ऊपर से एक ऐसी खौफनाक आवाज आई जैसे किसी ने पूरा का पूरा आसमान ही फाड़ दिया हो। जुक्सियाओ होली लैंड का वो नीला और साफ आसमान एक सेकंड में स्याही जैसा काला हो गया। उन हजारों बड़े बड़े मास्टर्स और राजाओं की फटी हुई आंखों के सामने एक 100 फुट लंबी गहरे काले रंग की रोशनी किसी उल्का पिंड की तरह आसमान से गिरी। उसकी स्पीड इतनी भयानक थी कि हवा के फटने की आवाजें आ रही थीं और वो सीधे उसी शादी वाले चौक के ठीक बीचों बीच आकर गिरी। किसकी हिम्मत हुई जुक्सियाओ होली लैंड में तमाशा करने की? होली लैंड के कई एल्डर्स गुस्से से चीखे और उन्होंने आसमान में अपने जादुई हथियार फेंककर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन क्रैक क्रैक, जैसे ही वो सोल फॉर्मेशन स्टेज के खौफनाक हथियार उस काली रोशनी से टकराए, वो ऐसे चूर चूर हो गए जैसे कागज के बने हो। बूम! एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरी दुनिया हिल गई। वो काली रोशनी सीधा चू तियानजियाओ और रुयन के ठीक 3 फुट सामने आकर गिरी। धमाके की ताकत इतनी भयानक थी कि जमीन के वो पत्थर जो कभी नहीं टूटते थे, वो उखड़कर हवा में उड़ गए। आसपास बैठे हजारों मास्टर जो कमजोर थे, वो ऐसे उड़े जैसे आंधी में सूखे पत्ते। उनके मुंह से खून निकल रहा था। जब धूल हटी, पूरे चौक में बैठे उन हजारों खौफनाक मास्टर्स ने एक साथ ठंडी सांस ली। उनकी आंखें फटकर बाहर आने वाली थीं। शादी के उस चौक को तोड़कर जो चीज जमीन में घुसी थी,
वो एक 30 फुट लंबा गहरे काले रंग के डीप सी ब्लैक आइस आयरन से बना हुआ एक ताबूत था, और उस ताबूत के ऊपर खून से लाल रंग में 3 बहुत ही खौफनाक शब्द लिखे थे, चू तियांजियाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! चू तियांजियाओ इस अचानक हुए हमले से डरकर पीछे हटा। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पागलों की तरह दहाड़ा, मेरी शादी के दिन ताबूत भेजा है? ये जुक्सियो होली लैंड के मुंह पर जमीन पर लिटाकर थप्पड़ मारने जैसा है। होली लैंड के मास्टर्स अभी कुछ समझ पाते कि तभी आसमान के काले बादलों को चीरती हुई 2 बहुत ही भयानक तलवार की रोशनियां नीचे उतरी। एक लड़का और एक लड़की हवा से नीचे आए। लड़के ने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक बहुत ही साधारण सी लोहे की तलवार थी, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसी खूंखार जानवरों जैसी खून की ताकत निकल रही थी जो आसपास के स्पेस को भी पिघला रही थी। लड़की ने बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी पागल हो जाए, लेकिन उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। सो फॉर्मेशन स्टेज, और वो भी सिर्फ 18 साल के। कैसे मुमकिन है? ये तो नामुमकिन है। ये खैर, जब चू तियांजियाओ ने उस काले कपड़े वाले लड़के का चेहरा देखा तो वो ऐसे चीखा जैसे उसने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। उसका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके बगल में खड़ी लिu रुयान, उसके पैर झेली की तरह पिघल गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे का सारा मेकअप पसीने से धुल गया और वो लाश जैसी सफेद हो गई। नामुमकिन! ये नहीं हो सकता। तेरी तो जड़ें नोच ली गई थी। तू तो एक कचरा बन गया था। तू सोल फॉर्मेशन स्टेज पर कैसे पहुंच गया? चू तियांजियाओ का पूरा घमंड और उसकी दुनिया इस एक पल में चूर चूर हो गई थी। लेकिन वहां बैठे उन खौफनाक मास्टर्स के लिए सबसे भयानक झटका तो अभी बाकी था। एक ऐसी खौफनाक ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंजी जिसने सितारों को भी हिला दिया। बादल फट गए और हवा से एक ऐसा खौफनाक ट्रू ड्रैगन बाहर निकला जो 10,000 फुट लंबा था। उसके शरीर पर चमकती हुई जादुई परतें थीं। ग्रेट व्हीकल स्टेज। उस ड्रैगन के शरीर से एक ऐसा खौफनाक दबाव निकला जो किसी समंदर की तरह नीचे बैठे हजारों मास्टर्स के ऊपर गिरा। धड़ाम धड़ाम! वहां बैठे सारे के सारे राजा और पूर्वज एक झटके में घुटनों के बल जमीन पर आ गिरे। वो अपना सिर तक ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। ट्रू ड्रैगन? क्या ये लेजेंड्स का वो खौफनाक असली ड्रैगन है? लेकिन जब उन मास्टर्स ने दर्द सहते हुए और डरते हुए ऊपर देखा तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके दिमाग की नसें फाड़ दी। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस 10,000 फुट लंबे दुनिया तबाह करने वाले खौफनाक ड्रैगन के सिर पर उसके 2 सींगों के बीच एक बहुत ही साधारण सी और टूटी हुई बांस की आराम कुर्सी रखी हुई थी, और मैं सफेद कपड़े पहने बहुत ही आराम से उस कुर्सी पर लेटा हुआ था। मेरे एक हाथ में गर्म चाय का कप था और दूसरे हाथ से मैं उस दुनिया तबाह करने वाले ड्रैगन के सिर को ऐसे थपथपा रहा था जैसे कोई अपने फालतू और डरपोक कुत्ते को सहलाता है। चुप कर, इतनी जोर से मत चीख। मेरे चाय पीने में खलल पड़ रहा है। और वो खूंखार और भयानक ड्रैगन सच में एक डरे हुए कीड़े की तरह तुरंत चुप हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी पूंछ भी हिलाना बंद कर दी और मेरे कुर्सी के किनारे अपना सिर रगड़ने लगा। सन्नाटा! पूरा चौक एक कब्र की तरह शांत हो गया और उन हजारों घुटने टेके हुए लोगों के बीच ये चन ने आसमान के उस खौफनाक ड्रैगन की तरफ नहीं देखा। वो सीधे आसमान से एक उल्का पिंड की तरह उस काले रंग के ताबूत के ऊपर जाकर गिरा। बूम! ये चन का पैर ताबूत पर पड़ा। उसने अपने हाथ की वो जंग लगी तलवार चू तियांजियाओ के माथे की तरफ तान दी। उसकी आंखों में ऐसी कातिलाना नफरत थी जो दुनिया को जला दे। चू तियांजियाओ! ये चन की आवाज पाताल के यमराज जैसी थी। मुझे मेरी जड़ें वापस नहीं चाहिए। आज मुझे सिर्फ तेरी जान चाहिए। बूम! वो लोहे का ताबूत ये चन के दबाव से चटकने लगा। ये चन के शरीर की ताकत किसी खूंखार जानवर की तरह उबल रही थी। पूरे स्वर्ग चौक में बैठे वो सारे खौफनाक लोग अपनी सांसें रोककर बैठे थे। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। वो एक बार ताबूत पर खड़े ये चन को देखते, फिर उस ठंडी और कातिल सुचिंघन को देखते, और फिर आसमान में उस 10,000 फुट लंबे ड्रैगन के सिर पर आराम से चाय पीते। मुझे देखते। पागलपन! ये पूरी दुनिया पागल हो चुकी थी। ये चैन! चू तियांजियाओ के चेहरे की सारी नसें पागलों की तरह बाहर आ गई थीं। उसका वो खूबसूरत चेहरा अब किसी दानव जैसा लग रहा था। तू एक ऐसा कचरा है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बर्बाद करके बाहर फेंका था, और तेरी हिम्मत कि तू मेरी शादी में ये ताबूत लेकर आ गया। मुझे नहीं पता कि तूने कौन सा काला जादू किया है, लेकिन आज मैं तुझे कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। बूम! चू तियांजियाओ ने किसी का इंतजार नहीं किया। वो अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था। मिरियड हेवनली लाइटनिंग प्रिजन। उसने अपनी सारी सोल फॉर्मेशन स्टेज की ताकत लगा दी। उसके शरीर में मौजूद वो सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग रूट वो पागलों की तरह बैंगनी रंग में चमकी। 9 आसमानों के ऊपर से हजारों पानी के ड्रम जितनी मोटी बिजलियां एक साथ गिरी। वो बिजलियां हवा में एक 1000 फुट लंबे खौफनाक लाइटनिंग ड्रैगन में बदल गईं और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधा ये चन को निगलने के लिए आ रही थी। ये है सुप्रीम रूट की ताकत। खौफनाक! ये चन गया। इस हमले के सामने तो उससे बड़ा मास्टर भी राख बन जाए। जमीन पर पड़ी लिu रुयान की आंखों में एक बार फिर पागलों जैसी उम्मीद जागी। हाँ, मेरे तियांजियाओ भैया सबसे ताकतवर हैं। ये कचरा ये चन तो एक ही बार में मरेगा, लेकिन उस 1000 फुट लंबे मौत के ड्रैगन को अपनी तरफ आते देख ताबूत पर खड़ा ये चन अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही भयानक और तिरछी मुस्कान आ गई। मेरी ही जड़ों की ताकत से मुझे ही मारना चाहता है? चू तियांजियाओ, तुझे ये झूठा घमंड किसने दिया? फुश! ये चन हिल गया। उसने अपनी वो जंग लगी तलवार भी इस्तेमाल नहीं की। उसने तलवार को ताबूत में गाड़ दिया और सीधा अपना दाहिना मुक्का हवा में उठाया। जैसे ही उसने अपना मुक्का बंद किया, एक बहुत ही शुद्ध और खौफनाक सुनहरी ताकत
उसके शरीर से किसी फूटते हुए सूरज की तरह बाहर निकली। एंशिएंट डेसोलेट होली बॉडी। ये चन ने ताबूत पर जोर से लात मारी। वो काला लोहे का ताबूत पाउडर बन गया और ये चन आसमान फाड़ने वाले एक सुनहरे उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ गया। ये चन आसमान फाड़ने वाले एक सुनहरे उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ गया। वो पीछे हटने के बजाय सीधे उस 1000 फुट लंबे मौत के बिजली वाले ड्रैगन की तरफ मुड़ा और अपना मुक्का सीधा उसके सिर पर दे मारा। मौत को बुलावा। अपने नंगे शरीर से आसमानी बिजली को रोकना चाहता है। चू तियानजियाओ कमीनी हंसी हंसने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे की वो हंसी जम गई। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जितनी रह गईं। क्रैक। कोई जादुई धमाका नहीं हुआ, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं टकराई। वहां सिर्फ शुद्ध ताकत का एक ऐसा खौफनाक दबाव था जिसने सब कुछ कुचल दिया। उन हजारों खौफजदा लोगों की फटी हुई आंखों के ठीक सामने ये चन का वो सुनहरा मुक्का किसी तारों को फोड़ देने वाले प्राचीन हथौड़े की तरह सीधा उस बिजली वाले ड्रैगन के सिर पर जा लगा। वो सुप्रीम हेवनली लाइटनिंग रूट से बना हुआ 1000 फुट का ड्रैगन जो अपने ही लेवल के मास्टर्स को भस्म कर सकता था। जैसे ही वो येचन के मुक्के से टकराया, वो किसी कमजोर कांच की तरह सिर से लेकर पूंछ तक चूर चूर हो गया। वो पूरी की पूरी आसमानी बिजली येचन के शरीर की उस खौफनाक खून और मांस की ताकत से दबकर एक ही सेकंड में शून्य में बदल गई। क्या? चू तियानजियाओ पागलों की तरह चीखा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। तू बहुत कमजोर है, इतना कमजोर कि मुझे तुझसे लड़ने में मजा तक नहीं आ रहा। एक बहुत ही ठंडी और मौत जैसी आवाज चू तियानजियाओ के कान के ठीक बगल में गूंजी। पता नहीं कब ये चन उस पूरे बिजली के तूफान को चीरता हुआ भूत की तरह चू तियानजियाओ के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी वो ठंडी और खून की प्यासी आंखें सीधा चू तियानजियाओ को घूर रही थीं। तू भी सोल फॉर्मेशन स्टेज पर है और तेरी ये बॉडी, ये कैसे मुमकिन है? चू तियानजियाओ का पित्ताशय डर के मारे फटने वाला था। मौत को अपने सामने देखकर उसने पागलों की तरह अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर दी। 9 ड्रैगन्स प्रोफाउंड गोल्ड शील्ड, मेरी रक्षा करो। एक बहुत ही खौफनाक सुनहरी रोशनी वाला जादुई हथियार जिस पर 9 सुनहरे ड्रैगन बने हुए थे तुरंत चू तियानजियाओ के सिर के ऊपर हवा में तैरने लगा। उस हथियार से हजारों सुनहरी परतें नीचे गिरी और उन्होंने चू तियानजियाओ को अपने अंदर एक किले की तरह सुरक्षित कर लिया। ये टॉप ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर है। ये तो वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज वाले पूर्वजों का पूरा हमला भी रोक सकता है। वहां बैठे एक बहुत पुराने और ज्ञानी राक्षस ने खौफ से चिल्लाकर कहा। चू तियानजियाओ उस सुनहरी ढाल के अंदर सुरक्षित होने के बाद पागलों की तरह हंसने लगा। ये चन, तू मेरा ये कवच कभी नहीं तोड़ सकता। मैं गॉडसन हूँ, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े खजाने हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चू तियानजियाओ उस रोशनी के अंदर छिपकर अभी चैन की सांस ले ही रहा था और उसने अपनी घमंडी हंसी शुरू ही की थी। चू तियानजियाओ उस सुनहरी ढाल के अंदर सुरक्षित होने के बाद पागलों की तरह हंसने लगा। ये चन, तू मेरा ये कवच कभी नहीं तोड़ सकता।